पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन लिया कहां से गया है। अभी हाल ही में आपका हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ था, किसका हुआ था? हेड ऑपरेटर का पेपर हुआ था, हेड ऑपरेटर का। यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर का पेपर हुआ था अभी 2024 में, ठीक है। 2024 में जो पेपर हुआ था वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। वे सभी गए हैं। मैंने आपको हमेशा बताया क्या कि ये क्या है भैया, ये क्रिया है, और क्रिया के ठीक बाद क्या आ जाए? बोलो सर है आ जाए, या फिर हूं आ जाए, या फिर हैं आ जाए। क्या होता है? बोलो सर क्रिया के ठीक पहले है वगैरह आ जाए तो वहां पे आसन्न भूत होता है, तो क्या कहेंगे? यहाँ पे आसन्न भूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। पूर्ण भूत में क्या होता है? बोलो सर क्रिया के ठीक बाद क्या आएगा? क्रिया के ठीक बाद या तो था आ जाएगा, या थी आ जाएगा, या थे आ जाएगा। यहीं पे कह देते वे सब अभी गए थे, तब क्या हो जाता? तब आपका यहाँ पे पूर्ण भूत बन जाता। अपूर्ण भूत में क्या होता है? बोलो सर अपूर्ण भूत में रहा था, रही थी, ऐसे शब्द याद रखिएगा। रहा था, रही थी और रहे थे। रहा था, रही थी और रहे थे आ जाएगा, या फिर आपका ता था, ती थी, ते थे आ जाएगा। ता था आ जाएगा, ता था, ती थी आ जाएगा, ती थी, और क्या बोलेंगे? ते थे भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सामान्य भूतकाल में केवल क्रिया होती है मेरे भाई। अगर यहां पे केवल कह देता वे सब गए तो ये सामान्य हो जाता। अगर कह देता वे सब गए थे तब ये क्या बन जाता? पूर्ण बन जाता। वे सब जा रहे थे तब क्या बन जाता? आपका जा रहे थे या जाते थे अपूर्ण भूतकाल बन जाता। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा कि विधि शब्द का अनेक, यहाँ पे भिन्नार्थक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन करेंगे। तो विधि का मतलब क्या होता है? बोलो सर विधि का मतलब क्या होता है? अर्थ लिखना है आपको। तो ये अनेकार्थी शब्द है। क्या है? बोले सर विधि जो है ये अनेकार्थी शब्द है, याद रखेगा। विधि का मतलब क्या होता है? बोले सर विधि का मतलब एक तरह से विधान हो गया। विधि का मतलब क्या होता है? बोले सर विधि का मतलब नियत होता है। विधि का मतलब भाग्य भी होता है, याद रखिएगा, भाग्य होता है। विधि का मतलब भैया विधि ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, विधाता है ये। और विधि जो है वो प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी को ही बोलते हैं, प्रजापति को बोला जाता है। लेकिन ये किसे नहीं कहा जाता? तो बोले सर विष्णु जी को नहीं कहा जाता। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ओके जी, ए नहीं होगा। यहाँ पे दिए गए मूल शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाएं। अब देखिए यहाँ पे लब्धि उपसर्ग, यहाँ पे मूल शब्द दिया हुआ है और उप क्या है? उपसर्ग है। जब दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा? जब आप दोनों को जोड़ोगे तो यहां से उपलब्धि हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन कहां से लिया गया है? तो ये भी हेड ऑपरेटर से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहां आंसर कौन सा बनेगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर बी वाला राइट बन जाएगा। अभी हाल ही में पेपर हुआ था आपका, क्या बोलते हैं आपका, मैं बता देता हूं यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का, जो यूपीपी हेड ऑपरेटर का पेपर हुआ था, ये वही वाला पेपर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे। ये आपका यहां से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं यूपीपी हेड ऑपरेटर के। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 से ये क्वेश्चन लिया गया है। और ये भी क्वेश्चन आपका वहीं से लिया गया। यशोधरा किसकी रचना है बताइएगा? यशोधरा किसकी रचना है? अब ये जिसकी रचना है यहां पे, इसके लिए बहुत प्यारी सी ट्रिक मैंने आपके शॉर्ट वीडियो में डाली है, एक बार देखिएगा जाकर के। शॉर्ट वीडियो खोलिएगा, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो खोलिएगा, वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां आ जाओ। कह रहा भैया यशोधरा किसकी रचना है? तो जिनकी रचना का नाम है पंचवटी, जिनकी रचना का नाम है साकेत, जिनकी रचना का नाम है क्या? बोलो सर जयद्रथ वध, जिनकी रचना का नाम है जय भारत, जिनकी रचना का नाम है सैरंध्री। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सैरंध्री, इन्हीं की रचना का नाम है। द्वापर इन्हीं की रचना का नाम है। रहसु इन्हीं की रचना का नाम है, ध्यान रखिएगा। बक संघार इन्हीं की रचना का नाम है। सभी लोग कमेंट करेंगे एक बार ये कौन है भाई, जरा बताइएगा। तो कहेंगे सर ये आपके मैथिली शरण गुप्त साहब जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। हरिऔंध जी की रचना याद रखिएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ, बहुत फेमस रचना इनकी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए और बताइए। उज्जड यहाँ पे लिखा हुआ, कहने यार बड़े उजड्ड आदमी, क्या लिखा है? उजड्ड लिखा हुआ है। उजड्ड का विलोम पूछ रहा है। एक बार सेशन को शेयर कर देना यार सभी लोग, ठीक है। सभी लोग आंसर करेंगे। स्पीड में थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ा दीजिए, जितने लोग भी जल्दी से। सादर का निरादर या अनादर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है असभ्य का क्या होता है? सभ्य होता है। सौम्य का क्या होता है? उग्र होता है। बचा कौन सा साहब? उजड्ड। कहें यार उजड्ड का मतलब क्या होता है? उजड्ड मतलब एक तरीके से उद्दंड बालक बोल देंगे, अशिष्ट बोल देंगे, जो असभ्य है वो बोलेंगे। तो इसका जो विलोम बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? बोलो सर बी वाला आपका राइट हो जाएगा।
उजड्ड का क्या बन जाएगा बोलो सर, यहाँ पे आपका सभ्य बन जाएगा, सौम्य नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। अयोध्या से सौम्य नहीं होगा बच्चा, क्या होगा बोलो सर, सभ्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को? एक मिनट, अच्छा विलोम ओहो पर्यायवाची पूछा है, मुझे लगा विलोम पूछा है। एक मिनट, मुझे लगा भैया विलोम पूछा है और मैंने विलोम लिख दिया, यहाँ पे पर्याय पूछा है। अब देखिए सादर का मतलब क्या होता है, सादर ससम्मान बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका पर्यायवाची ससम्मान हो जाएगा, ठीक है। सभ्य का क्या होता है बोलो सर, सभ्य का पर्यायवाची शिष्ट होता है, क्या कहेंगे, शिष्ट होता है। सज्जन होता है मेरे भाई, सज्जन याद रखिएगा, ठीक है। शिष्ट हो गया, सज्जन हो गया, और क्या बोलते हैं, भद्र हो गया, भद्र भी बोलते हैं। उत्तम बोल देंगे, उत्तम कह देंगे, श्रेष्ठ कह देंगे, सीधा साधा कह देंगे, सीधा। ये सब आपके क्या हो जाएंगे बोलो सर, ये सभ्य के पर्यायवाची। असभ्य का क्या होता है, असभ्य का पर्यायवाची दुष्ट होता है, ठीक है। निकृष्ट हो जाएगा, क्या बोलेंगे, निकृष्ट हो जाएगा, नीच हो जाएगा, नीच। अधम भी आप बोल सकते हो इसको, क्या कहेंगे, कहेंगे सर अधम कहा जाता है, असभ्य की बात कर रहे हैं। अश्लील बोलते हैं इसको, अश्लील। और क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको भद्र के नाम से भी जाना जाता है। सौम्य का मतलब क्या हो गया, कहेंगे यार सीधा साधा बंदा है, ये भी सौम्य में सभ्य में आ जाएगा। बचा कौन सा बोलो सर, बचा आपका असभ्य। तो ये उज्जड का जो पर्यायवाची बनेगा वो क्या बनेगा, असभ्य बनेगा। मुझे लगा विलोम पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2022 में किसे संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब देखिए जिसने भी संपूर्ण जीवन अपना साहित्य में दिया हो, इसमें से ऐसा कौन है जिसको वर्ष 2022 में मतलब संपूर्ण आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बताइएगा सभी लोग। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता है 22 भाषाओं में दिया जाता है। अब समझिएगा, ये जो सुमित्रानंद पंत साहब हैं, इनको 1968 में दिया गया था, ठीक है। इनकी रचना थी चिदंबरा, क्या बोलेंगे, चिदंबरा रचना थी। हिंदी में प्रथम, हिंदी के लिए प्रथम, हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था इनको, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। उसके बाद भाई साहब आते हैं कौन, उसके बाद आते हैं आपके इनका क्या नाम है, दामोदर मोजो साहब। ये जो दामोदर मोजो साहब हैं, इनको साहित्य के जीवन के लिए 2022 में इनको क्या दिया गया था, क्या कहते हैं आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ये कोंकणी भाषा से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं बोल सर, ये आपके कोंकणी भाषा से बिलोंग करते हैं, मतलब ये कोंकणी भाषा वाले हैं भाई साहब, जिनको 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कोंकणी भाषा में इन्होंने कई सारी रचनाएं करी। क्वेश्चन कह रहा है कि संधि विच्छेद के सही शब्द को पहचानिए। अति प्लस अधिक में कौन सी संधि होगी, मतलब कौन सा संधि विच्छेद, यहाँ पे संधि रूप क्या होगा, तो यण स्वर संधि आपने सुना होगा, यण स्वर संधि। आज संधि वाले खूब क्वेश्चन है भाई, क्योंकि हमें मथुरा प्रसाद जी ने स्पेशली बोला था संधि के क्वेश्चन बढ़ा लीजिएगा। हाँ, 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा से बिलोंग करने वाले जयशंकर कुरूप जी को दिया गया था, जयशंकर कुरूप। अब देखिए पहला नियम क्या कहता है इसका, ई और ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, कोई असमान स्वर आता है, क्या आता है बोलो सर, कोई भिन्न स्वर आता है, योग होता है इसका, तो यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ये किस में बदल जाता है, या में बदलता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बोलो सर, यहाँ पे लिखा हुआ है अति, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है बोलो सर, उसके बाद लिखा हुआ है अधिक, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आराम से पढ़िएगा। यहाँ से तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर, छोटी ई निकलेगी, यहाँ से देखिएगा। उसके बाद यहाँ क्या आ रहा है बोलो सर, आ रहा है। इधर जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो ई है, यहाँ पे है आ है, मतलब ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, ये क्या बन जाएगा बोलो सर, या बन जाएगा हलंत में। यहाँ जो बचा उसको ऐसे ही लिख लेना। इधर जो बचा है चाहो तो आप लिख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे समझाना है। इधर भी ऐसे लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद इनको जोड़ो, अब इनको जोड़ना स्टार्ट करो, जोड़ो जरा। यहाँ पे आएगा, ये आधा है देखो, तो ये आधा ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, आ गई, बचा जो, उसके बाद ऐसे लिख लेना। तो अत्यधिक कहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि मुझे पता है आप देख दोगे भैया अत्यधिक कौन सा है, ये वाला लिखा है, आंसर ये वाला हो जाएगा, लेकिन आपको तरीका भी पता होना चाहिए, नियम भी पता होना चाहिए। आप शेयर करो ना करो डजंट मैटर है, लेकिन एक एक चीज आपको दिमाग में घुसनी चाहिए, बस इतना याद रखना। तुम्हें आज रात रुकना ही होगा। इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानिए और बताइए आंसर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे इसमें कौन सा अव्यय है, कोई बात नहीं, हाँ काम सारे निपटा लो, सारे काम जरूरी हैं, उसके बाद क्लास करिए। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग, इसमें कौन सा अव्यय है आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय ऐसे होते हैं, जैसे आपने कहा वाह मजा आ गया, हाय ये क्या हुआ, ऐसे शब्द, ठीक है ना, छी छी, ऐसे शब्द आपके क्या होते हैं बोलो सर, ऐसे शब्द आपके विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, जो इस निशान के साथ होते हैं। संबंध बोधक अव्यय के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, दो संज्ञाओं के बीच में, दो सर्वनाम के बीच में अगर लगे। अच्छा साहब यहाँ पे देख रहे होगे एक ही शब्द दिया हुआ है, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे आपने कहा ही,
आपने कहा भी, आपने कहा तक, आपने कहा भर, आपने कहा तो, ठीक है, ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं, ये इतना याद रखिएगा, ही भी, ऐसे शब्द अगर आपको मिल जाए, ठीक है ना, ये क्या होते हैं बोलो सर, ये निपात होते हैं। जो निपात होते हैं, निपात अव्यय, इनके 9 भेद माने गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ही भी ऐसे शब्द आपको मिल जाए। क्वेश्चन कह रहा है गुणियों का आदर करना चाहिए, गुणियों का, जो गुणी लोग हैं उनका क्या करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो गुणियों का आदर करने वाला वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताएंगे, क्या होगा। सभी लोग प्लीज कमेंट करिएगा, जितने लोग भी हो, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी के। कह रहा विद्याहीन बोलेंगे, गुणग्राही बोलेंगे, या फिर गुणोरण बोलेंगे, या ग्रहयाणी बोलेंगे, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। अच्छा, ये बी यहां पे है और सी यहां पे, ठीक है। तो विद्याहीन, जो विद्या से हीन हो गया मतलब अनपढ़ है भाई, विद्या से हीन है। और यहां कह रहा है गुणियों का आदर करने वाला, तो जो गुणियों का आदर करता है उसे क्या कहा जाता है बोलो सर, उसे गुणग्राही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे, बताइएगा। ये जो पुष्पदंत थे ये किस शताब्दी के कवि थे। मैं इतना बता देता हूं कि ये आदिकाल के कवि माने जाते हैं। कहां के हैं ये, आपके पुष्पदंत की बात कर रहा है ये, सॉरी भक्ति काल के समथिंग में माने जाते हैं, आदिकाल नहीं बोलेंगे, भक्ति काल के समथिंग में ये माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपको ये बताना है कि ये जो पुष्पदंत है किस शताब्दी से बिलोंग करते हैं। तो ये वही लगभग 950 ईस्वी के समथिंग में आपके रहे हैं, अर्थात ये 10वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे पुष्पदंत साहब। तो बी वाला आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं। कह रहा ओज का उचित पर्याय क्या होगा, बताना। निम्न शब्द में के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए और बताइए ओज का पर्यायवाची क्या होगा। सभी लोग कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे स्पीड में, बहुत बढ़िया। अब देखो मंद का मतलब क्या होता है बोलो सर, मंद का मतलब होता है धीमा, ठीक है, धीमा। मंथर, मंथर बोल देंगे, मंथर। शिथिल, शिथिल। सुस्त, सुस्त, ये हो गया। बंद का मतलब आप जानते हो, खोज अन्वेषण को कहा जाता है, क्या बोलेंगे, अन्वेषण को खोज बोलते हैं। गवेषणा को खोज कहा जाता है, गवेषणा, इसको भी खोज कहा जाता है। उसके बाद बचा कौन सा, तेज। तो भैया ओज को क्या कहते हैं, तेज कहा जाता है, ठीक है ना। ओज को क्या कहा जाता है, तेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। पर्यायवाची पूछा, ध्यान रखिएगा। नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नाटक या एकांकी में जब निर्देश दिया जाता है तो वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका सटीक आंसर क्या होगा। सभी का आंसर बढ़िया से आना चाहिए, जितने लोग भी हैं जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। बहुत शानदार। निखिलेश कुमार जी, और कौन है, काजल जी हैं, समीक्षा यादव जी हैं, निखिल भाई साहब, हाँ तेजस्वी का ओजस्वी वो अलग हो गया आपका। तो विपुल जी का भी आंसर आ रहा है सही। नाटक और एकांकी के निर्देश के लिए हमेशा कोष्ठक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, और कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सबसे बड़ा कोष्ठक होता है, ये मझला कोष्ठक होता है, ये छोटा कोष्ठक होता है, समझ गए। ऐसे करके 3 कोष्ठक आते हैं। त्रुटिपूरक चिन्ह, इसको हंस पद भी कहा जाता है, ये ऐसे लगता है। इसको क्या कहा जाता है, दूसरा नाम इसको हंस पूरक, हाँ हंस पद भी कहा जाता है, हंस पद, हंस पद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। विस्मरण चिन्ह भी बोला जाता है इसको, क्या बोलेंगे कहीं से, इसको विस्मरण चिन्ह भी बोला जाता है। विस्मरण चिन्ह जो भूल गए हैं आप लिखने वाला। विस्मयादि बोधक जानते हैं। अर्धविराम कौन सा होता है, तो कहीं सर अर्धविराम ऐसे लगता है, ये आपका अर्धविराम होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 1991 में व्यास सम्मान किस हिंदी साहित्यकार को प्राप्त हुआ था। ये आसानी से आप बता सकते हो, जल्दी जल्दी करिएगा। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जितने लोग भी हैं। व्यास सम्मान के बारे में मैंने आपको 15 या 10 मिनट की एक वीडियो बनाई थी, प्लेलिस्ट में जाइएगा, 15 मिनट वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से सारे व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार एक झलक देख लेना, हो सकता है कहीं से क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पे आपके कौन है, तो बोले सर डॉक्टर राम विलास शर्मा जी हैं, इनको याद रखिएगा। निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनना है। वीरान सुना होगा आपने, इसका विलोम क्या होगा बताइएगा। यहाँ पे विलोम पूछ रहा है, तो घना है, रिक्त है, और खाली है, और आबाद है। जरा बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर होगा भैया। वीरान की बात कर रहा है, वीरान का यहाँ पे विलोम क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। वीरान का विलोम क्या होगा। देखिए घाना लिखा है, घना नहीं लिखा है। रिक्त का क्या होता है, रिक्त मतलब खाली, तो रिक्त का पूर्ण आप कर सकते हो, ठीक है ना, रिक्त का पूर्ति कर सकते हो, पूर्ति अच्छा लगेगा,
यहां पे रिक्त का पूर्ति कर दीजिएगा, खाली का भरा कर देंगे भैया। बचा कौन सा? आबाद। तो वीरान का क्या होता है? वीरान का आबाद होता है। इस तरह के क्वेश्चन हेड ऑपरेटर में पूछे गए थे। विनर्स मोस्ट लवली क्लास, आप हिंदी के सुपर टीचर हैं, धन्यवाद जी परविंदर जी, ये प्यार है आपका। ईद का चांद होना तो आप सबको पता होगा, उत्सव मनाना, रोशनी देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, या चांद सा मुख होना। तो बोले सर बहुत दिनों बाद दिखाई देना, जहां चांद लिखा हो उसको सबसे पहले काट देना, आंसर वो नहीं हो सकता। कह रहा वनस्पति कैसे लिखा जाएगा भैया? ये वनस्पति की शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो वनस्पति ऐसे लिखेंगे। देखो कहीं पे लिखा हुआ है क्या? वनस्पति। एकदम आसान है। कहां पे लिखा हुआ? बोले सर ये वाला लिखा हुआ है, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संस्कृत के ऋण शब्द का पाली में कौन सा रूप मिलता है? ये जो संस्कृत में क्या लिखा जाता है? ऋण शब्द लिखा जाता है। मतलब जैसे आपने कहा वैदिक संस्कृत है ये, ठीक है, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद कौन सी आई भाषा? तो बोलो सर वैदिक संस्कृत के बाद जब अष्टाध्यायी पाणिनि साहब अष्टाध्यायी ले आए तो आपकी लौकिक भाषा आ गई। लौकिक भाषा मतलब मिलती जुलती भाषा थी, थोड़ी सी आसान थी लौकिक संस्कृत आपकी, ठीक है, जिसमें आपकी हाई स्कूल और इंटर की जो आपकी संस्कृत है, जो आप लोग टेट वगैरह में संस्कृत पढ़ते हो, वही वाली संस्कृत। रामायण और महाभारत इसी में लिखी गई है। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद कौन सी आई? उसके बाद पाली आई। पाली के बाद कौन सी आई? प्राकृत आ गई। प्राकृत के बाद कौन सी आई? बोलो सर अपभ्रंश आ गई। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अपभ्रंश के बाद आपकी हिंदी आई, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए जो वैदिक संस्कृत के आते आते प्राकृत में जो रुक गई उसे क्या कहा जाता है? उसे अर्धतत्सम कहा जाता है। और यहां पे आई भैया ऋण शब्द। वैदिक संस्कृत में क्या था? बोले सर ऋण था। ऋण मतलब कर्जदार जिसको बोलते हैं, ऋण मतलब कर्ज बोलते हैं। और ऋण ये आपका आकर के पाली भाषा में क्या बन गया? तो बोले सर पाली भाषा में ऋण को ईन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कहेंगे सर ईन कहा जाता था। अर्थात आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हस्ति का मतलब हाथी होता है, ये आप सबको पता है। बोलो क्लियर हुआ सभी को? हाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्निरेखा किसका कविता है, जरा बताइएगा। इनकी भी ट्रिक मैंने बहुत प्यारी सी लिखी है, इनकी भी ट्रिक मैंने बना दी है शॉर्ट वीडियो में। मेरी सारी ट्रिक पड़ी है, जो यूपी कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके कवियों की बड़ी प्यारी प्यारी सी ट्रिक बनाई है, और ये डेली बेसिस पे चल रहा है और भी बनाता रहूंगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने झांसी की रानी लिखा है। क्या लिखा है? बोलो सर झांसी की रानी लिखा है। उसके बाद इन्होंने लिखा है वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, ये रचना याद रखिएगा, दो इनकी इनफ है, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की मैं बता चुका हूं, चिदंबरा है भाई, चिदंबरा को याद रखिएगा सभी लोग, चिदंबरा, ठीक है ना। कला और बूढ़ा चांद भी इन्हीं का है। उसके बाद महादेवी वर्मा की अगर मैं बात करूं तो इनके बारे में आपको पता है, इनकी रचना है निहार जिसका नाम है, इनकी रचना का नाम नीरजा है, इनकी रचना का नाम गिल्लू है, इनकी रचना का नाम स्मृति की रेखाएं है। स्मृति की रेखाएं याद रखिएगा, स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र इनकी रचना है। क्या बोलेंगे? अतीत के चलचित्र। मैं इतनी बार लिख दूंगा कि वैसे ही आपको याद हो जाएगा। अतीत के चलचित्र है मेरा परिवार इनकी रचना है, मेरा परिवार। बाकी यामा से तो आप लोग परिचित होंगे। यामा 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलाया था भाई, यामा ने ज्ञानपीठ मिला था इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये जो अग्नि रेखा है ये भी किसकी? इन्हीं की है। इनकी एक और रचना है, यहाँ पे लिख देता हूं, दीप शिखा। क्या बोलेंगे? दीप शिखा। अगर पूछे किसकी रचना है तो दीप शिखा भी इन्हीं की रचना है, जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सर शॉर्ट वीडियो किस नाम से? पिंकी कुमारी जी, इसी जो आपकी ये क्लास चल रही है, ठीक है, आप देख रही होगी, क्या कहते हैं, सुपर कोचिंग, यहाँ पे लिखा है, इसको क्लिक करिएगा। जब क्लिक करोगे तो जैसे लाइव प्लेलिस्ट जहां से आपको मिलती है, वहीं पे शॉर्ट वीडियो और वीडियो वाला ऑप्शन आता है। शॉर्ट वीडियो क्लिक करिएगा, वहां पे सब जब खोजिएगा तो वहां पे मेरा फोटो आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। तो क्या पहचान है, आप वैसे ही पहचान जाओगे। निम्न वाक्य में किस क्रिया के भेद को चुना गया है, बताइएगा कौन सी क्रिया है, भेद को चुनिए। मां ने बच्चे को बाहर भेजवाया। कह रहा है अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक, सकर्मक या द्विकर्मक। तो द्विकर्मक क्या होता है समझिएगा। आपने कहा मोहन जो है, मोहन भिखारी को भोजन देता है। क्या देता है? भोजन देता है। अब देखिए यहां पे किसको देता है? भिखारी को। भिखारी क्या है? बोलो सर कर्म है। और क्या देता है? भोजन देता है। भोजन भी क्या है? कहेंगे सर कर्म है। तो कितने कर्म हो गए? दो कर्म। ये द्विकर्मक क्रिया होगी। अच्छा, जब कर्ता अपने द्वारा काम ना करके किसी और से काम करवाता है तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है, याद रखिएगा। और आप सबको पता होगा कि भैया प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी होती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। ये तो पता है आपको। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? कर्ता खुद शामिल होकर के काम करता है, जैसे कराता है। जैसे आपने कहा जगाना, तो जगाना क्या हो गया? जगना से जगाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। और आपने कहा जगवाना, ये दूसरे से काम करवा रहा है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई। ऐसे ही करके बना लीजिएगा, ठीक है।
हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप देख रहे होगे यहाँ पे रा है, यहाँ भी क्या है बोलो सर, यहाँ भी रा है, और यहाँ क्या है बोलो सर, यहाँ भी रा है, और यहाँ क्या है कहेंगे सर, यहाँ भी रा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रावण की क्या है? रावण की आवृत्ति हो रही है। और जहां पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे क्या होता है? तो जहां पे वर्णों की आवृत्ति होती है मेरे भाई, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, याद रखिएगा। तो बी सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा साहब, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो इन 5 भेदों में से जहां पे एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पे हमेशा वृत्त्यानुप्रास होता है, याद रखिएगा। कौन सा अनुप्रास होता है मेरे भाई? बोलो सर वृत्त्यानुप्रास होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि कुंडलिया छंद के संदर्भ में असंगत तथ्य कौन सा होगा, बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये जो कुंडलिया छंद होता है, सबसे पहले इसकी मैं ही बता देता हूं। सबसे पहली बात ये क्या है? कहेंगे सर ये विषम मात्रिक छंद है। कैसा है? आप लोग आंसर बताएंगे सभी लोग, विषम मात्रिक छंद है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया इसमें 6 चरण होते हैं, इसमें और छप्पे में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये आपका दोहा प्लस रोला से मिलकर के बनता है। चौथी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो प्रथम पद होता है, इसका प्रथम व अंतिम पद कैसा होता है? बोलो सर प्रथम व अंतिम पद समान होता है। ये चीज जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये इसके लिए स्टेटमेंट इतना काफी है। अब कह रहा है यह एक विषम मात्रिक छंद है, बोलो सर एकदम सही। या दोहा और रोला छंदों को मिलाकर बनाया गया है, दोहा प्लस रोला को मिलाया, बोलो सर एकदम सही। इसे गाथा छंद भी कहा जाता है, बोलो सर बिल्कुल सही। लेकिन यहां कह रहा है इसमें रोला छंद का प्रथम चरण और दोहा छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, बोलो सर एकदम नहीं, ये उल्टा कर दिया गया यहां पे। तो सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। सेशन को शेयर करेंगे अगर अच्छा लग रहा है तो। गाथा छंद भी कहा जाता है, इसमें गाथाएं गाई जाती हैं लोगों की। जब गाथाएं गाई जाती हैं, जैसे जब कवि लिखता है तो गाथाएं लिखता है लोगों की, सबसे ज्यादा इसमें गाथाएं मिलती हैं, इसलिए इसको गाथाओं वाला कहा जाता है। वालेकुम अस्सलाम समीर खान जी, स्वागत है आपका। किस छंद के विषम चरणों में 12-12 व सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं, बताइएगा। जब हम रोला की बात करते हैं तो रोला में 24 मात्राएं होती हैं। जब हम दोहा की बात करते हैं, ये अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसके पहले चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे चरण में कितनी? 11-11 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। इसका ठीक उल्टा सोरठा होता है। अच्छा, उल्लाला में क्या होता है साहब? उल्लाला में पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बरवे से याद रखिएगा, बरवे का मतलब होता है 12। बरवे का मतलब क्या होता है? बोलो सर 12, अर्थात यहाँ पे जो इसके विषम चरण होते हैं उसमें 12 मात्राएं होती हैं। अब देखिए ये जो चरण है, ये कौन सा चरण है? बोलो सर ये सम चरण होता है, हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो चरण होता है इसको क्या कहा जाता है? बोलो सर इसको विषम चरण कहा जाता है, विषम चरण। सेम यहां पे भी यही कंडीशन है और सेम यहां पे भी यही कंडीशन है। जो 12-12 वाला है, अब इसको ऐसे लिखेंगे, पहला और तीसरा जो आपका चरण होता है उसमें 12-12 मात्राएं, दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें 7-7 मात्राएं। तो ये वाला जो है ये क्या है? बोलो सर ये आपका सम चरण है, इसको सम चरण बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? कहेंगे सर इसको आपका विषम चरण बोला जाता है, याद रखिएगा। आंसर आपका डी वाला राइट हो गया। अब कभी मत भूलिएगा, दोनों को आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लिंग बदलिए, आयुष्मान का लिंग क्या होगा, बताइएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जहां पे मान दिया हो लास्ट में मती कर देना, जहां पे वान दिया हो लास्ट में क्या कर देना? वती कर देना। तो मान का मति और वान का वती। जैसे आपने कहा श्रीमान, आपने क्या कहा? श्रीमान, तो क्या हो जाएगा? बोलो सर श्रीमती। आपने कहा भगवान, तो क्या हो जाएगा? बोलो सर भगवती। ऐसे लिख देंगे, भगवती। ठीक है, बचा कौन सा? आयुष्मान हुआ है तो क्या बोलेंगे? आयुष्मती। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर आया सभी का? आगे बढ़ेंगे। कह रहा निम्न तत्सम शब्द के उचित तद्भव का चयन करें और बताएं नव का तद्भव क्या होगा। अब देखिए पुराना का क्या होता है? बोलो सर पुरातन, पुराण भी बोलते हैं वैसे। उसके बाद कह रहा है यहां पे नीव है, नयन का क्या होता है? नयन तत्सम शब्द है, इसका नयन होता है तद्भव। नव का क्या कर देंगे? नया करते हैं, वैसे नव्य का भी नया होता है। तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपभ्रंश भाषा के, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। कह रहा है अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? आपने भाषाएं पढ़ी, तो जो अपभ्रंश भाषा है, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में। हाँ जल्दी आंसर बता दो स्पीड में सभी लोग। बहुत बढ़िया।
हाँ जल्दी जल्दी, नव का नवीन नहीं भैया, नव का नया होगा, ठीक है ना, नव्य का भी नया करते हैं। धर्मसूरी कृत जम्बू स्वामी रासा में, कालिदास कृत विक्रमोर वशियम में, या फिर भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में, या राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा में। क्या बात है भाई साहब। अपभ्रंश जो है कालिदास तो संस्कृत में इनकी सारी की सारी संस्कृत में मिलती हैं, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, ठीक है, चाहे वो कुमार संभवम हो, इनकी कई सारी रचनाएं हैं कालिदास जी की। अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशनम है, कुमार संभवम है, ये सब की सब संस्कृत में मिलती हैं इनकी, ठीक है। और जो अपभ्रंश भाषा है, ये आपकी अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम जो उदाहरण है वो आपके भरत मुनि द्वारा जो नाट्यशास्त्र लिखी गई है उसमें मिलती है। याद रखिएगा, जिन्होंने रस के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं भरत मुनि, क्या कहे जाते हैं बोलो सर, रस के प्रवर्तक हैं भाई साहब, प्रवर्तक, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। रस के प्रवर्तक भरत मुनि के कृत नाट्य शास्त्र में मिलती है। क्वेश्चन कह रहा हारा प्रत्यय के साथ कौन सा शब्द बनेगा बताइएगा। मरमरा बनेगा। देखिए मर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मर और मरा ये दो शब्द से मिलकर के बना है, ठीक है ना। सुनहरा से सोना था प्लस हरा लगाया गया है, हरा लगाया गया है यहाँ पे, तो ये सुनहरा बना है। यहाँ पे क्या था, सर्व और हारा लगाया गया है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा दिए गए शब्द के समास का सही विकल्प क्या होगा। अब देखो ये थोड़ा सा अपवाद वाला क्वेश्चन है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये हेड ऑपरेटर में पूछा गया है। किसमें, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में लिख देता हूं, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर में पूछा गया है 2024, ठीक है। इसका जब एक्चुअल विग्रह करते हैं तो क्या बोलेंगे, कृत है जो आकृत, कृत है जो आकृत, ये होना चाहिए था, ठीक है। कृत है जो आकृत, इसका मतलब यहां पे क्या होगा बोलो सर, यहां पे कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा एक्चुअल, जो एनसीईआरटी वगैरह कहती है। लेकिन जब आप इस आयोग पे जाओगे, किस आयोग पे, इस आयोग पे जाओगे, ये जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला, यूपी पुलिस हेड, आपका हेड ऑपरेटर वाला जो आयोग है, इसने क्या माना है इसको, इसने इसे द्वंद्व समास माना है, और इसने कहा है कि इसमें जो है कृत और आकृत, कृत या आकृत, ये वाला आंसर होगा, कृत या आकृत। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, कर्मधारय समास होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, एनसीईआरटी वगैरह के हिसाब से। लेकिन इसने क्या माना है बोलो सर, इसने द्वंद्व समास माना है, तो मैंने दोनों को बता दिया, ठीक है, ये याद रखिएगा सभी लोग। हाँ, तो यहाँ पे कर्मधारय समास माना जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और जो ऑथेंटिक बुक है आपकी, जैसे हरदेव भारी नालंदा वगैरह हुई, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो आयोग है उसने माना है कृत और आकृत, उसने भी सही माना है। उसने कहा यार कृत और आकृत की बात कर रहा है, मतलब एक दूसरे के विलोम है, जैसे धर्म और अधर्म, तो धर्माधर्म हो गया, उसने द्वंद्व समास मान लिया यहाँ पे, वैकल्पिक द्वंद्व। ये जरूर याद रखिएगा सभी लोग। तो कभी आ जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए तो द्वंद्व कर दीजिएगा, और यूपी ट्रिपल एससी वगैरह में आए तो कर्मधारय समास करिएगा। क्वेश्चन कह रहा दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुने। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, डंके को पीटना, जहां जहां डंका लिखा है काट दो, हो ही नहीं सकता। निर्भीक होकर कहना, सहारा देना या किसी को मारना, तो क्या कहेंगे, डंके की चोट पर कहना मतलब निर्भीक होकर कहना, बिना किसी से डर के कहना। एक बार सेशन को शेयर कर दो यार। क्वेश्चन कह रहा फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, इसमें कौन सा कारक होगा बताइएगा। तो में और पर, देखिए में का मतलब अंदर, पर का मतलब ऊपर। में और पर जहां पे भी विभक्ति आ जाए वहां क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा वहां पे अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। कह रहा सफरी सी जल में, विहंगिनी सी व्योम में, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताइएगा। फिर से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सफरी सी जल में, विहंगिनी सी व्योम में। विहंगिनी मतलब, विहंग मतलब क्या होता है, पक्षी, पक्षी सी। सफरी मतलब मछली की बात कर रहा है। सफरी का मतलब क्या होता है, बोलो सर मछली की बात कर रहा है, मछली के समान। विहंगिनी की बात कर रहा है, मछली के समान। तो सासी से सम समान सदरस, जहां भी आ जाए क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। कैसे होता है, यहां तुलना की जाती है। जहां पे भी आ जाए सा, जहां पे भी आ जाए सी, से, सम, समान, समान, सदरस, सौतुल्य, ऐसे शब्द मिल जाए, वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में कल्पना होती है, जहां पे क्या मिल जाए, मनु मिल जाए, जहां पे मानो मिल जाए, जहां पे मनहु मिल जाए, क्या बोलेंगे, मनहु मिल जाए, या फिर जहां पे मानव मिल जाए, क्या मिल जाए, मानव मिल जाए, वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु मिल जाए या फिर जानो मिल जाए, जानू, या फिर जनहु मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए, बोलो सर जानहु मिल जाए। जहां भी ये शब्द आपको मिल जाते हैं क्या होता है, बोलो सर वहां पे हमेशा
आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। श्रृंगार रस का प्रमुख किन संचारियों पर नहीं है, बताएंगे सभी लोग, कमेंट करिएगा स्पीड में, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यार सेशन को, जल्दी जल्दी एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देना मेरे भाई, जितने लोग भी हो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा कि आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। श्रृंगार की बात कर रहा है, श्रृंगार बोले तो प्रेम, और जहां पे प्रेम होता है मेरे भाई वहां पे घृणा नहीं हो सकती। जहां प्रेम है वहां घृणा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्या वहां पे उग्रता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन दैन्य हो सकता है, धृति हो सकता है, हर्ष भी आ सकता है, भास भी आ सकता है, जड़ता भी आ सकता है, व्याधि भी आ सकता है। फिर बचा कौन सा? बोले सर उग्रता और घृणा नहीं हो सकती है, प्रमुख संचारी भाव आपके नहीं आ सकते। सी वाला आंसर याद रखिएगा। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित क्या होगा? तम का विलोम क्या होगा आप लोग बताइएगा। अलौकिक का क्या होता है भैया? बोले सर लौकिक होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा अंधकार का क्या होता है? तो अंधकार का प्रकाश होता है। दूषित का क्या होता है? बोले सर दूषित का स्वच्छ हो जाएगा। दूषित का क्या होगा? बोले सर दूषित का स्वच्छ हो जाएगा। बचा कौन सा? तम जो है अंधेरे का पर्यायवाची है, तो आलोक किसका है? उजाले का पर्यायवाची है। सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भैया देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जारी है, इसमें अलंकार कौन सा है? क्या कह रहा है समझो, देख लो साकेत नगरी है यही, साकेत नगरी बताया जा रहा है और गगन से मिलने जा रही है यह भी कहा जा रहा है। हाँ, तिमिर का भी आलोक होगा और तम का भी आलोक होगा। तो यहां कह रहा है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जारी है। तो इतनी सुंदर नगरी की मतलब प्रचार किया जा रहा है, इतना सुंदर बताया जा रहा है कि भैया जैसे अभी इस समय प्रचार किया जा रहा है कि ये जो सरकार है ना युवाओं के लिए बहुत प्यारी है, बहुत नौकरी दे रही है, करोड़ों जो है बेरोजगार हटा दिए हैं, उसने रोजगार दे दिया है सबको। तो वही वाला सीन यहाँ पे भी हो गया है कि यहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है। तो जहां बढ़ा चढ़ा करके बात की जाए वहां क्या होता है? अतिशयोक्त अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है पूजा का विशेषण क्या होगा? कोई बताएगा? पुजारी होगा, पूजित होगा, या पूजिता होगा, या पूज्य होगा? कमेंट करेंगे सभी लोग। तो पूजा का विलोम क्या होता है? पूजा का विशेषण क्या होता है? बोलो सर पूज्य होता है। डी वाला आंसर याद रखिएगा, या पूजनीय भी कर सकते हैं। कह रहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु, सतगुरु मतलब समझ रहे हो? भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं भाई साहब। कह रहा है सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अघाड़ उघाड़ियां, अनंत दिखावण हार। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है जरा बताइएगा। ये वात्सल्य रस है, तो वात्सल्य मैंने बताया था जब बचपने का वर्णन किया जाए, बच्चों का वर्णन किया जाए, वात्सल्य हो गया। संयोग श्रृंगार रस जब किसी के प्रति प्रेम हो लेकिन दूर से, ठीक है ना, वो संयोग श्रृंगार रस हो गया। शांत रस या वीर रस, तो वीर रस यहाँ पे है नहीं, फिर बचा कौन सा साहब? शांत रस बचा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका स्थायी भाव क्या होता है? कैंसर, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, याद रखिएगा, निर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो सार्वनामिक विशेषण के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि सर्वनाम के ठीक बाद क्या होगा? सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा या फिर खुद सर्वनाम होगा। अगर देखो ऐसा कहीं पे है तो ये सर्वनाम, सर्वनाम नहीं सार्वनामिक विशेषण होगा। कह रहा है यहां सैकड़ों लोग, लोगों की विशेषता क्या बता रहा है? सैकड़ों। इसका मतलब ये क्या हो गया? बोलो सर ये हो गया आपका संख्यावाचक। और कैसा है? तो बोलो सर अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि सैकड़ों बता रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है। कह रहा है वह बहुत सौम्य है। कितना सौम्य है भैया? बहुत सौम्य है। तो ये नाप तोल रहा है, तो जहां पे नापा तोला जाए वहां क्या हो जाएगा? बोलो सर वहां पे परिमाणवाचक होगा। उसके बाद कह रहा है 5 लीटर दूध, दूध की विशेषता क्या है? 5 लीटर, इसका मतलब ये भी परिमाण हो गया। फिर बचा कौन सा साहब? बोले सर कोई क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ गया? बोलो सर आदमी, संज्ञा आ गया। आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? ए वाला। यहाँ पे कोई क्या है? कैंसर सार्वनामिक विशेषण है। क्लियर? संधि विच्छेद को लेकर अगर आप परेशान हैं तो टेंशन मत लें, ठीक है। अच्छा, वाह छुपी है या आह छुपी है? अच्छा, हंस लो पहले, उसके बाद बताऊंगा। निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है? बताइएगा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, जिसको जाना है वो जा सकता है अभी से, क्योंकि अब पेपर का थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है। अब एक पेपर में 8-8, 10-10 क्वेश्चन, आपको एक एक क्वेश्चन में 8-8, 10-10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जाना चाह रहा है अभी जा सकता है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। उनके बस की बात नहीं है। यहां क्या बोलेंगे? कह रहा अपरिधन ग्रह हो जाएगा। क्या बोलेंगे? यहां कह रहा किसमें केवल प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहां अपरि लगा हुआ है, उसके बाद ग्रह लगा हुआ है। ये उपसर्ग है आपका, ये आपका ये आपका मूल शब्द है। उसके बाद यहां कह रहा आ और उसके बाद पूर्ण, आ प्लस पूर्ण कह रहा है। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? कैंसर। यहां पे कह रहा है पर प्लस आश्रित की बात कर रहा है, पर प्लस आश्रित की बात कर रहा है। इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा? बोल सर कल्पना, कल्पना प्लस एक प्रत्यय यहां पे लगा हुआ है। इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा? बोल सर पशु आएगा।
और पशु के बाद यहाँ पे पाश्विक, इक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, पराधीन। अच्छा यहाँ पे रसायन क्या बोलेंगे, कैंसर रसायन, यहाँ पे रसायन है, रसायन। उसके बाद इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, बोलो सर पर आ जाएगा। उसके बाद अधीन आएगा, अधीन। इसका विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, अनु प्लस आएगा। उसके बाद अनु और उसके बाद उदित आएगा, उदित, ठीक है ना, उदित। अच्छा इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर अनु प्लस वाद निकलेगा, अनु प्लस वाद निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर वैनाशिक, वैनाशिक लिखा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे आपका वैनाशिक, विनाश, विनाश प्लस इक हो जाएगा, विनाश प्लस इक। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, आ, आपेक्षित लिखा हुआ है, आ प्लस आक्षेपित लिखा हुआ है, आ प्लस क्षेपित हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, आधिपत्य, आधि प्लस, हाँ आ प्लस धिपत्य हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आधि प्लस ई लिखा हुआ आधिपत्य, हाँ आधि प्लस पत्य हो जाएगा। इसको यहाँ पे भी नहीं होगा। अब देखो समझो, पहले यहाँ पे समझो, यहाँ क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे इक प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्या है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, और यहाँ भी क्या है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी सब में क्या है, बोलो सर बाकी सब में उपसर्ग लगा हुआ है। बोलो क्लियर हुआ क्या, जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया स्पीड में। क्या हुआ, हिला डाला, अगर इसको लगा डाला तो लाइक झींगा डाला। अब यहां देखो क्या है, बोलो सर यहाँ पे है आपका आधि प्लस पति प्लस या लगा हुआ है, तब आधिपत्य बना है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, बचा कौन सा, बोलो सर बचा ये वाला, बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा साग पात में कौन सा समास होगा, तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर साग और पात, साग और पात, साग और पात। यहां पे क्या हो रहा है, बोलो सर एक दूसरे को समाहित कर रहे हैं। जब समाहित कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो सर समाहार द्वंद्व हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग। आंसर कौन सा होगा, बोलो सर द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा सभी लोग। हाँ चलिए इनका कमेंट पढ़ लें भाई, क्या कह रहे हैं। अच्छा जानू जी बतिया रही हैं, ठीक है, खूब बतियाओ अच्छे से, बढ़िया से अच्छे से बात करना, बात में कोई कमी ना रह जाए। चलो इसको ऐसे ही देख लो, इसका पूरा विग्रह नहीं करूंगा। शताब्दी, देखो यहाँ सत प्लस आब्दी, अठन्नी, 8 आनों का समाहार, सत सही 700 का समाहार। ये कौन सा हो गया, बोलो सर द्विगु समास हो गया। कह रहा नीरव है, अनुगुण है, अत्याचार है, तो यहां भी अति उपसर्ग लगा है, यहां अनु उपसर्ग लगा है, यहां नि उपसर्ग लगा है। इसका मतलब क्या हो गया, बोलो सर ये अव्ययी भाव समास हो गया। कह रहा लता आच्छादित, लताओं से आच्छादित है, आनंद में, आनंद में मैं है, कन कदा, कन में कदा की बात कर रहा है, तो यहां कौन सा हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। कह रहा शुभ अवसर, अवसर जो शुभ है, नवांकुर जो अंकुर ऐसा जो नवा नया है, चरम सीमा, सीमा की विशेषता है कि चरम सबसे ऊपर है, ये कर्मधारय समास हो गया। अब यहां देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा कि भैया पहला वाला किससे है, खा से है, पहला खा कहां पे, यहां पे और यहां पे। उसके बाद कह रहा दूसरा किससे, का से है, दूसरा का कहां पे, यहां पे। आंसर कौन सा हो गया, ए वाला राइट हो गया। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यही क्वेश्चन फंसेंगे, इस बात को गांठ में बांध लेना। अब गांठ में बांधने का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से याद कर लेना। क्या बोलेंगे, तो खूब याद कर लेना। क्या कहेंगे, कहेंगे सर गांठ में बांधना होता है। क्वेश्चन कह रहा है एक पानी का गिलास लाओ, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, कमेंट करिएगा। चलो कोई बात नहीं मथुरा जी, अभी क्वेश्चन वैसा नहीं आएगा, अगर छोटा होगा तो मैं उसको एक वो कर दूंगा, जूम कर दूंगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। एक पानी का गिलास लाओ, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो यहां पे क्या होना चाहिए था, पानी का एक गिलास लाओ, पानी का एक गिलास। तो मैंने इस पद को उठाया और कहां रख दिया, यहां पे रख दिया। इसका मतलब यहां पे कौन सी गलती है, तो पहली तो यहां पे पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। किसकी बात कर रहा है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। अच्छा साहब क्या पदक्रम है, पानी का एक गिलास पानी लाओ, ये होना चाहिए था, पानी का एक गिलास नहीं, एक गिलास पानी लाओ। यहां पे का नहीं आएगा, और यहां पे एक गिलास पानी लाओ, यहां पे पदक्रम संबंधी भी अशुद्धि है, एक गिलास पानी लाओ, ये होना चाहिए था। तो यहां का भी नहीं आएगा,
और ये क्या कहते हैं, पानी यहां पे नहीं आएगा, यहां पे आएगा। इसका मतलब पहली बात तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, दूसरी बात यहां पे कारक संबंधी भी अशुद्धि कही जाएगी। तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि भैया विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित था। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो सब आपके हेड ऑपरेटर क्वेश्चन उसमें पूछे गए वही क्वेश्चन थे। सर 39 को फिर से बता दीजिए, आ जाओ भैया। 39 कहाँ है? 39 अभी तो बताया मैंने, शताब्दी 100 अब्दी का भैया समाहार है, अठन्नी 8 आनों का समाहार, शतसई 700 का समाहार, द्विगु समास हो गया, संख्या आ रही है इसमें। नीरव में यहां देखो उपसर्ग लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास हो गया। लताओं से आच्छादित, आनंद में मैं, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। शुभ है जो अवसर, और उसके बाद नया है जो अंकुर, चरम है जो सीमा, ये कर्मधारय समास हो गया। अब क्वेश्चन अगला देखेंगे, कह रहा है भैया कि विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित कौन सा होगा। असीम का ससीम, ऐहिक का पारलौकिक, अतिवृष्टि का बहुवृष्टि, अतिथि का आतिथे, इसमें से कौन सा अनुचित है आपको बताना है। कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 41 वाला बहुत गलत हो रहा है, क्या है? कारक संबंधी अशुद्धि यहां पे होगी, वैसे यहां पे पदक्रम संबंधी अशुद्धि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कहेंगे ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि। अब चूंकि पदक्रम संबंधी अशुद्धि यहां पे दी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कारक संबंधी अशुद्धि कर दोगे, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, कह रहा असीम का ससीम होता है। असीम मतलब जिसकी सीमा नहीं है, ससीम मतलब सीमा के साथ। सीमा के साथ वो सचिन नहीं, यहां पे सीमा की बात कर रहा है, वो दूसरी सीमा है। उसके बाद कह रहा ऐहिक का क्या हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन रॉन्ग लगा है 39 में। अच्छा देखते हैं, अगर परेशान कर रहे होगे तो हो गया। तीसरे का तीसरा कहां पे है? तीसरे का गा वाला। अच्छा अच्छा ये वाला होगा फिर, डी वाला। पहले का खा, दूसरे का का, तीसरे का गा और चौथे का घा। हाँ डी वाला होगा भाई, इसको सही कर लेना। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे यहां पे ये वाला हो गया। तो ऐहिक का पारलौकिक हो गया, ऐहिक मतलब इसी लोक का, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक का। अतिथि मतलब मेहमान, आतिथेय मतलब मेहमान नवाजी। अच्छा अतिवृष्टि का बहुवृष्टि नहीं होता, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। अनावृष्टि मतलब जहां वर्षा नहीं हो रही है, अतिवृष्टि का बहुत वर्षा हो रही है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं, बताइएगा। तो माता को क्या कहा जाता है? बोले सर माता को जननी बोला जाता है, जन्मदात्री कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जन्मदात्री बोलते हैं, जन्मदात्री। अम्मा बोला जाता है, अम्मा बोल देंगे, अम्मा जो कि अंबा से बना हुआ है, ठीक है, अंबा से। और क्या बोलेंगे, इनको मातृ भी कहा जाता है, मातृ, माता भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, ये सब माँ के पर्यायवाची हैं। अब कह रहा है सुरा, वारुणी, हाला, ये किसके हैं? बोले सर ये शराब के पर्यायवाची। किसके हैं भैया? बोले सर ये शराब के पर्यायवाची हैं। उसके बाद कह रहा है कांता, दारा और अर्धांगिनी, ये किसके हैं? ये क्या कहते हैं, आपकी पत्नी के पर्यायवाची। उसके बाद कह रहा है स्वसा, वामा, सोदरा, सहोदर होता है वैसे, स्वसा, वामा, सोदरा। तो स्वसा और वामा की बात कर रहा है, वामा। और यहां पे प्रसू, अंबिका, जननी, ये किसके हैं? बोले सर ये माता जी के पर्यायवाची हैं। तो डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोले सर डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, एक बार कमेंट करेंगे और सभी बताएंगे क्या क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। स्वसा हो गया, वामा हो गया, सोदरा, ये भी पत्नी के ही पर्यायवाची होता है। हाँ ये भी किसके हैं? बोले सर ये भी पत्नी के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया समास के संबंध में असंगत कथन कौन सा होगा, बताएगा। 18 फरवरी 17 फरवरी जो क्वेश्चन आपके हुए थे उसी तरह से क्वेश्चन यहां भी आ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि जहां प्रथम पद निषेध का वाचक हो, निषेध का वाचक मतलब या तो आ उपसर्ग निकले या फिर अन उपसर्ग निकलता है, या कभी कभी आ उपसर्ग में भी निषेध आ जाता है। तो जहां पे ये उपसर्ग निकलते हैं और निषेधता की बात करता है तो वहां क्या होता है? नंग तत्पुरुष होता है। बोलो सर एकदम सही। जैसे आपने कहा नाकाबिल, नाकाबिल, तो जो काबिल नहीं है, नाकाबिल ऐसे कह दिया। उसके बाद कह रहा कर्मधारय विशेषण में, कर्मधारय विशेषण विशेष्य का समास होता है, बिल्कुल होता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का योग होता है, पहला पद विशेषण होता है। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पे और पर निकलता है, बिल्कुल सही है। समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, कतई नहीं लोप होता है। किसकी बात कर रहा है? समास के संबंध में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। बोलो सर एकदम नहीं। तो आंसर क्या है? असंगत कथन कौन सा होगा? असंगत कौन सा होगा? बोलो सर यही वाला असंगत हो जाएगा, डी वाला आंसर याद रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है समुद्र में समुद्रोन्मिका संधि विच्छेद क्या होगा, बताएंगे। तो समुद्र के ऊपर ओ की मात्रा लगी है, यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण है। और गुण संधि क्या कहती है? बोलो सर गुण संधि कहती है, नियम मैं बता देता हूं, कि कभी भी आ और आ का योग,
आ और आ का योग अगर कभी भी किसके साथ होता है बोलो सर, उ और उ के साथ होता है, ठीक है, उ और उ के साथ होता है तो क्या बनता है बोलो सर, तो ओ बनता है, ध्यान रखिएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर, यहां से निकलेगा समुद्र, और उसके बाद क्या आएगा बोलो सर, उसके बाद आएगा ऊर्मी, ऊर्मी आएगा, याद रखिएगा, यहां से आ निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, यहां से बड़ा ऊ निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, दोनों मिलेंगे तो ओ बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, समुद्र धन ऊर्मी हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सूची एक को मुहावरे से मिलाना है। अब देखो ये आसान है इसलिए मैं लेकर के चला आया कि यार आसान है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा जरूर कर दूंगा, ये लो, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, कहिए तो और बड़ा कर दूं इसको, आंसर बताइएगा बस आप लोग, ठीक है। चलिए, कह रहा आंख का नीर ढल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंडे का सहजादा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। उसके बाद कह रहा 99 के फेर में पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। और कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे। जानू कमेंट करो। आशीष जी को ब्लॉक करवाना है, अच्छा 1 मिनट का समय देना भाई। आशीष जी को अभी जानू से मिलवाता हूं मैं। हाँ जानू आशीष की कहाँ हो, 1 मिनट रुको, आशीष की जानू से मिलवा दूं भाई। जानू से मिलके जाना सभी लोग। आशीष 1 मिनट, जस्ट मिनट देखना, इसकी जानू से मिलवाता हूं अभी, देखना। चलो आप लोग आंसर बताओ तब तक, मैं इनकी जानू से मिलवा रहा हूं, 1 मिनट देना बस। आंख का नीर ढल जाना मतलब निर्लज्ज हो गया है ये जानू वाला, ये जो है ये निर्लज्ज हो गया है, ठीक है। अंडे का सहजादा है, हेलो ऋषभ यार, एक लड़का है इसमें, इसका क्या नाम है, रुको नाम देख लूं, जानू को ढूंढ रहा है यार, आशीष नाम है इसका। हाँ हाँ, थोड़ा आशीष को इनकी जानू के पास भेज देना प्लीज, ठीक है। हाँ अभी भाई आशीष तुम्हारी जानू आ रही है, तुम्हारी जानू से अच्छे से मुलाकात होगी। हाँ तो इनको करा देना, इनको, मेरे पास वो एक्सेस नहीं है ना, जल्दी से ढूंढ के इनको ढूंढ लेना जरूर, जहां भी हो इनकी जानू से जरूर मिलवाना। आशीष नाम है, हाँ आशीष, देखो जानू जानू लिख रहा होगा कहीं पे। हाँ तुरंत जानू से मिलवाओ इनकी, अभी जानू से मिल रहे भाई। बस अब ये लड़का तुम्हें ढूंढ के, तुम्हारी कमेंट ढूंढ के, जितनी कमेंट डिलीट करोगे तुम्हें ढूंढ के और तुम्हारी जानू तक ले जाएगा। ये जानू से मिलवाने में बहुत सुपरफास्ट लौंडा है, तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। तो अंडे सहजादा का मतलब क्या हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति है, अंडे का सहजादा है, अभी बाहर निकला है, अनुभव नहीं है इसके पास। तो कहते हैं ना पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे लोगों की वजह से भी इंडिया बढ़ता है, तभी तो तुम लोगों को जॉब मिलेगी। जब ऐसे नीच निर्लज्ज बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर सीट तो खाली होनी चाहिए, ज्यादा फाइट नहीं हो जाएगी। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, और 99 के फेर में पढ़ना मतलब धन कमाने में लगे रहना। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा होगा, देखिएगा पहले का कहाँ पे है, तीसरा, पहले का तीसरा यहाँ पे है, और पहले का तीसरा यहाँ पे, ये दो ऐसे ही कट गए। उसके बाद कह रहा दूसरे का पहला कहाँ पे है, तो दूसरे का पहले की बात कर रहा है, मतलब बी का पहला यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये कट गया, तो फिर आंसर यही वाला हो जाएगा। अच्छा और आगे देख लेते हैं, कह रहा है सी का 4 से सी का 4 यहाँ पे है और डी का यहाँ पे 2, बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। अब इसमें से देखो केवल ऐसे ही आपको बताना है, सिंपल सा फंडा है, केवल आपको शब्द भी ज्ञान होना जरूरी है। अवश्यंभावी, अबाल वृद्ध, मनोनुसार, तो मन अनुसार, यहाँ पे मन अनुसार हो जाएगा, ये तो है भाई, जहां पे है वहां गोल कर दूंगा मैं, ठीक है। यशोधरा क्या बोलेंगे, कैंसर यशा धन, यशा धन धरा हो जाएगा, इसको पुनः धन उक्ति हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोल सर पुनः धन उक्ति हो जाएगा, पुनरुक्ति बन जाएगा आपका। उसके बाद इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, बोल सर अतः धन एव आ जाएगा, अतः धन एव, ये कौन सा हो गया, बोल सर ये आपका विसर्ग संधि वाला उदाहरण हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, सिरा धन भाग ये भी हो जाएगा, वयो वेग वया धन वेग हो जाएगा, तेजो बल तेजा धन बल हो जाएगा। अच्छा आंसर ये वाला नहीं होगा भाई, कह रहा कौन सा नहीं है, ये भी है, ये भी है, श्रेय धन कर चंद्रा धन तम हो जाएगा, पुनः धन प्राप्ति होगा, ये भी होगा, फिर होगा कौन सा, बोलो सर ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा किस विकल्प में, यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, आ बाल, यहाँ पे आ उपसर्ग लगा हुआ है, बाल वृद्ध उसके बाद लिखा है, उसके बाद अवश्यंभावी, यहाँ पे अब उपसर्ग है, संभावी आपका अलग से लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा किस विकल्प के सभी शब्द सा उपसर्ग से निर्मित है। अब यहाँ पे शब्द आपको देखना है, किसमें सभी शब्द सा से आपके क्या है, निर्मित है, ये कह रहा है, ऐसा कौन सा है, तो सा प्लस द हो गया,
देखो ऐसे समझा रहा हूं, सा प्लस दे हो गया, सा प्लस काम हो गया, सा प्लस अवकाश हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, यहाँ पे सा आ जाएगा, उसके बाद अवकाश हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहां भी सा उपसर्ग लगा हुआ है, उसके बाद देखो यहां भी सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आंसर तो ये वाला हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। उसके बाद कह रहा है सा प्लस हित, सही है, यहां सह प्लस करता है, देखो इसको तोड़ देता हूं मैं, देखो ऐसे ही बता देता हूं। अच्छा यहां क्या है, सह उपसर्ग लगा हुआ है, यहां पे सा लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे सत उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा है, सत उपसर्ग लगा हुआ है, फिर प्लस जन लिखा हुआ है, लिख देता हूं, प्लस क्या लिखा है, जन लिखा है, ठीक है, शब्द समझिएगा। यहां पे सत लिखा हुआ है, यहां पे सह लिखा हुआ है, यहां पे भी सह है, साधन उधर, यहां भी साधन गमन हो जाएगा, यहां पे साधन उल्लास होगा, ठीक है, यहां पे सत धन क्रिया होगा, तो सत लगा हुआ है, यहां भी सत लगा हुआ है, यहां सह लगा हुआ है, तो केवल किसमें, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। हाँ आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है बताइएगा। सिरोधार्य है, अंतर्धान है, पूजनीय है और प्रामाणिक है, उसके बाद मध्याह्न है, भौगोलिक है, कृतज्ञ है, निरोग है। अब आपको बताना है अशुद्ध शब्द किसमें प्रयोग हुआ है, एकदम आसान है। कई लोग भाग रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन देख के कि यार विनय भैया जब क्वेश्चन लाते हैं तो बहुत हैवी क्वेश्चन लेकर के चले आते हैं जिसमें टाइम खराब होता है, लेकिन मेरे भाई अगर आज टाइम तुमने खराब कर लिया ना तो मैं गारंटी के साथ लिख करके दे सकता हूं, उसके बाद कहोगे, पेपर देने के बाद कहोगे हाँ यार विनय भैया सही कहते थे, ठीक है। तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर प्रामाणिक गलत लिखा हुआ है, प्रामाणिक हो जाएगा, प्रमाण प्लस एक प्रामाणिक होता है, और इसको जब तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बोलो सर पूजनीय होता है, एकदम आसान है। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर, बाकी सारे सही लिखे हुए हैं। अगला कह रहा है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है बताएंगे। प्रसाद का विषाद, तेजस्वी का यशस्वी, उद्विग्न का अनुद्विग्न, देवी का आसुरी। आपको बताना कौन सा सही होगा। अब जल्दी जल्दी आंसर करके बताएंगे सभी लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना। अब देखिए तेजस्वी का यशस्वी नहीं होता, तेजस्वी का क्या होता है, बोलो सर तेजस्वी का निस्तेज होता है, निस्तेज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आंसर बी वाला राइट होगा। अब मुझे लगता है थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि आप लोग बोर हो रहे हो। अगला क्वेश्चन कह रहा गंधसार है, मलयज है, श्रीखंड है और उक्त है, इसमें से कौन सा होगा, श्रीखंड। अब देखिए गंधसार हो गया, मलयज हो गया, श्रीखंड हो गया, गंधराज भी कहा जाता है, इसको क्या बोलेंगे, गंधराज कहा जाता है, इसको गंधपति कहा जाता है, गंधपति बोल देंगे। और ये सब किसके हैं, तो बोले सर ये सब चंदन के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम क्या होगा। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा सभी लोग, आज मैं आप ही के आंसर ले लेता हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप लोग आंसर बताइएगा, उर्वर का विलोम क्या होगा बताएंगे। फलप्रद होगा, जरखेज होगा, उपजाऊ होगा या ऊसर होगा। बिल्कुल सही, उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर उर्वर का विलोम ऊसर हो जाएगा, डी वाला आंसर याद रखिएगा, ठीक है। उपजाऊ का अनुपजाऊ कर दीजिएगा, क्या करिएगा, अनुपजाऊ करिएगा, अनुपजाऊ ऐसे कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, कह रहा है पर्यायवाची शब्द के संबंध में असंगत युग्म कौन सा होगा बताइएगा। इस तरह के क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछे गए थे। चलिए आप लोग बताएंगे, पढ़िएगा और बताइएगा, आंसर बताएंगे सभी लोग। कह रहा झंडा है, केतन, झंडा का केतन, वैजंती निशान, आपने सुना होगा, गले में वैजंती माला, वैजंती मतलब झंडे की माला पहने हुए। जंगल विपिन कांतार गहन, सेना आरती है, अरि है, वाहिनी है, पुत्र का वत्स आत्मज और तनय होता है, कौन सा सही होगा बताएंगे। चलिए मथुरा प्रसाद जी, रवि सिंह जी, आदर्श भाई साहब, भक्ति सागर, आशीष चला गया, देखो गायब हो गया, अपनी जानू से मिलने गया। और किसी को जाना है भैया जानू से मिलने, कोई है जो जानू से मिलने वाला है, थाना थाया पूछ लो, अगर जिसको भी पूछना हो तो भेज सकते हैं, बाबू ने थाना थाया नहीं थाया, ये थाना थाने वाले सब बता रहे, सब भूखों मरेंगे, जितने थाना थाने वाले हैं ये बस वही जो 5 किलो राशन मिलता है ना कोटेदार, वहां पे कोटेदार के यहाँ, ये सब वहीं से थाना थाएंगे, मैं बता रहा हूं। चलिए अब क्या कह रहा है समझिएगा, झंडा का केतन भी होता है, वैजंती होता है, निशान होता है, बोलो सर सही है। जंगल का विपिन कांतार गहन, अरण्य, क्या कहेंगे, अरण्य बोला जाता है। और क्या कहेंगे, इसको कानन भी कहा जाता है, कानन, ठीक है, ये हो गया आपके, ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। पुत्र का वत्स होता है, आत्मज होता है, तनय होता है, तनुज होता है, बोलो सर सही है। यहाँ पे अरि किसका होता है जानते हो, अरि और आराति, अराति, ये दोनों किसके होते हैं मेरे भाई, तो ये दोनों दुश्मन के पर्यायवाची होते हैं, बैरी के पर्यायवाची होते हैं, रिपु के पर्यायवाची होते हैं। रिपु जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम शत्रु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शत्रु बोलते हैं। जिसको हम दुश्मन बोलते हैं, दुश्मन, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया। बाकी ये सेना का पर्यायवाची होता है। तो गलत कौन सा, बोलो सर गलत यही वाला है, सी वाला, बाकी सारे सही हैं। बोलो क्लियर हुआ सभी को। हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा होगा बताएंगे।
39 है, 31 है, 75 है, 85 है, 9 है और 34 है, 51 है और 53 है। देखिए 39 नहीं होता है, क्या होता है बोलो सर, 39 होता है, 39, ठीक है, 39, एक कम 40। 31 को क्या बोलते हैं बोलो सर, 31 होता है, 31, 31 बोलेंगे, यहां पे गलती है, 31 लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा 85, 85 सही है। 75 कैसे लिखते हैं, 75 होता है, क्या कहेंगे, 75, 75 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, 75, 75। उसके बाद कह रहा 9 कैसे लिखते हैं भैया, तो 9 ऐसे लिखा जाता है, ये भी गलत है आपका। 34 कैसे लिखते हैं, तो बोलो सर 34, 34 ऐसे लिखा जाएगा। बचा कौन सा, 51 और 53 सही लिखा हुआ है, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत बढ़िया आदर्श। उसके बाद कह रहा है, देखो यहां भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं इसको, ये आ गया है, आसान कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुहावरे वाला है, और मैं मुहावरे के ऐसे क्वेश्चन ले आया ताकि आप लोग इस तरह से कर दो, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, एक बार कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे दिख रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि भैया गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ क्या होगा बताइएगा। तो सब अवसर का लाभ उठा रहे हैं अपने हिसाब से। कह रहा दाल भात में मूसलचंद, दाल भात में मूसलचंद मतलब व्यर्थ में दखल देने वाला। पहले भीतर तब देवता तीतर पीतर, कि पहले अपना खाना भैया पेट भर लें, उसके बाद पूजा पाठ में लगेंगे, ठीक है। तो पेट पूजा सबसे क्या है बोलो सर, सबसे प्रधान है। कह रहा सब धन 22 पसेरी, तो अच्छे बुरे सबको एक समान समझना, बोले सर ये भी सही हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब क्या हो गया, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, जो अवसरवादी होते हैं, अपने अवसर के हिसाब से लाभ उठाते हैं, ठीक है। एक बार शेयर कर देना, आप लोगों ने आज क्लास को शेयर नहीं किया है। तो यहां पे कौन सा बन जाएगा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा यहां भी है और यहां भी है, बाकी दोनों ये कट गए। दूसरे का पहला यहां पे है, ये वाला कट गया। आंसर कौन सा हो गया, बी वाला राइट हो गया। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी से बताएंगे, क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण बताएंगे, कौन सा होगा। भाववाच्य की दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन यह है कि कर्ता होगा, कर्ता के साथ में से विभक्ति, ठीक है, या फिर के द्वारा विभक्ति, के द्वारा। उसके बाद अकर्मक क्रिया आ जाएगी, मतलब कर्म नहीं होगा, केवल क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ में कर्म नहीं होगा, ठीक है, ये कंडीशन होगी। दूसरी जो कंडीशन है, केवल अकर्मक क्रिया होगी, वाक्य में अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, थोड़ी देर सो लिया जाए, मैं पत्र लिखता हूं। यहां देखो मैं क्या है, करता है, कर्ता के साथ जब कोई विभक्ति ना लगी हो तो वहां क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है, ठीक है, कर्तृवाच्य हो गया, कर्तृवाच्य अच्छे से लिख देता हूं, कर्तृवाच्य हो गया। उसके बाद कह रहा है मुझसे, देखो मुझ है कर्ता, उसके बाद से विभक्ति, उसके बाद पत्र कर्म है, तो जब कर्म आ गया तो ये क्या बन जाएगा, और मुझ के बाद से विभक्ति है तो ये कर्मवाच्य बन जाएगा। क्या बन गया, कर्मवाच्य। लड़का चित्र बनाता है, लड़का क्या है, करता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है। अब जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। देखो केवल क्रिया है, क्रिया के अलावा ना करता है ना कुछ है, केवल अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूची को वाक्यांश को सूची सेकंड से मिलाना है। देखो ये क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बड़े नहीं है, बस ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो हमने कहा यार एक क्वेश्चन में कई सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बना दिया गया है। अब आपको अच्छे से आंसर करना, पढ़ के नॉर्मल सा नीचे की ओर लाना या खींचना, जो बिना बुलाए आया हो उसे क्या कहा जाता है, जरा कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं, यहाँ पे अनाहूत लिखा हुआ है, हाँ लिख देता हूं। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, उसके बाद कह रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। तो नीचे की ओर खींचा हुआ को क्या कहा जाता है, अपकर्ष कहा जाता है। जो बिना बुलाए आ जाए उसे क्या कहते हैं, अनाहूत कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है, और गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला जो विद्यार्थी होता है अंतेवासी कहते हैं। हो गया पोस्टमार्टम। है क्या इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं। तो पहले का कहां पे है भैया, पहले का तीसरा है, यही देखना है खाली। पहले का तीसरा यहां पे है और यहां पे है, इसका मतलब ये दोनों कट गए, सॉरी आपका ये दोनों कट गए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरे का पहला कहां पे है भैया, तो दूसरे का पहला यहां पे है, यहां पे नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर, केवल इतना जानना है आपको, बस कुछ नहीं करना। तो शेयर वेयर करते रहना यार। कह रहा है कि संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, यहां पे थोड़ा सा आपको ठहरना पड़ेगा। मातृच्छा, मातृधनिच्छा, मना चिकित्सा, देखो इसको तोड़ते हैं, तोड़ते हैं जरा, क्या निकलेगा, मना धन चिकित्सा निकलेगा। चिकित्सा, केवल शब्दों को देख लोगे तब भी काम हो जाएगा।
इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, तत् प्लस लीन निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, देखो इसको पहले तोड़ लो, यहां से तोड़ेंगे निकलेगा मातृ धन इच्छा निकलेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, सु प्लस आगत निकलेगा। और सु प्लस आगत वा से पहले आधा अधूरा अक्षर है, कौन सी संधि होगी भैया, यण स्वर संधि होगी। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अनुचित कौन सा है, मिल गया ना अनुचित, कुछ देखना है नहीं देखना है, डी वाला हो जाएगा क्योंकि यहां दीर्घ संधि नहीं है। क्लियर, आगे देखेंगे व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य बताइएगा। इसके बाद इजी आएगा, परेशान मत होना। वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, भोपाल में अनेक तालाब है, माताजी का मन गदगद हो गया, समय के साथ शब्द लोप हो जाते हैं। कौन सा शुद्ध होगा ये कह रहा है, वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है नहीं होगा, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। माताजी का मन गद 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 हो गया, हलंत लगेगा, यहां पे गलती हो गई, ये भी गलत हो गया। कह रहा है समय के साथ शब्दों का लोप हो जाता है, समय के साथ शब्दों का लोप, ये लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे। आंसर बी वाला राइट होगा कि भैया भोपाल में अनेक तालाब हैं, ये बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। पुलिस क्या है, कर्म है, ओ सॉरी कर्ता है, यहाँ पे कर्ता के साथ द्वारा विभक्ति लगी हुई है। चोर क्या है भैया, कर्म है यहाँ पे, और उसके बाद क्या है, क्रिया है। ये वाली कंडीशन किस में आती है, जरा आप लोग आंसर करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भैया। वाच्य तो 100% आएगा, वाच्य तो 100% आएगा, ये तो आपको पता है, और सभी को कसम है क्लास शेयर मत करना मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल सर यहाँ पे आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला कह रहा है इति और इति शब्द की युग्म का अर्थ क्या होगा, ये है इति और ये है इति। इति का मतलब क्या होता है, समाप्त। इति का मतलब क्या होता है बताइएगा, आंसर करो ना यार जल्दी जल्दी, कैसे स्लोली स्लोली चल रहे हो। समाप्त दो में है, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, दोनों कट गए, कटे नहीं कटे, बचा कौन सा साहब, दो बचे। 50-50 है आपके पास, लाइफ लाइन है ना 50-50, बताओ क्या होगा आंसर। अनिल भाई साहब, भक्ति सागर, समीक्षा यादव, अंशिका तिवारी, मन्नू शर्मा, नैना ठाकुर, सुधीर नाहरा साहब जी हैं, संपत, और कौन है, कीर्ति तिवारी जी, सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल सही, समाप्त और विघ्न। आदर्श गलत हो गए तुम। ईति का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, ईति का मतलब विघ्न होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम और सम का मतलब क्या होता है। ये क्या है, सम है, और इसका ये क्या है, सम है। सम और सम ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपसे पूछा गया कि जरा बताइएगा सिलिमुख और सिलीमुख। अगर आपने देखा होगा 17-18 वाला पेपर, इस तरह के दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर पेपर में। सिलीमुख का मतलब क्या होता है, बाण होता है। इस सिलीमुख का मतलब क्या होता है, भौरा होता है, भौरा। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मरीच और मरीचि का मतलब क्या होगा बताइएगा। तो इस मरीचि का मतलब क्या होता है, बोलो सर सूर्य होता है। और इस मरीचि का मतलब क्या होता है, बोलो सर किरण होता है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही। तो यहां सम का मतलब क्या हो जाएगा, सम का मतलब समान, कई बार बताया मैंने। और इस सम का मतलब कहें भैया मोक्ष प्राप्त हो जाए, बस कल्याण हो जाए। तो क्या बोलेंगे, समान और मोक्ष कहां लिखा हुआ है, डी वाला हो गया। क्या सभी का डी आया है, नहीं आया है, ठीक है। अगला देखेंगे, तो मैं नए नए क्वेश्चन ला रहा हूं, नए नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। सब एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चन है, कुछ आपके मैंने हेड ऑपरेटर से उठाए थे, बाकी सब के सब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जहां से आपका एग्जामिनर भी एग्जाम बनाता है। तो ये वहीं से क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा फंसते हैं, हमेशा याद रखना। असाध्य है और असाधु है, इसका मतलब क्या हुआ। मैं वैसे क्वेश्चन नहीं लाता जिसमें मुझे कम मेहनत करना पड़े। तो असाधु मतलब साधु नहीं है, जो कहने का मतलब दुष्ट हो गया। असाधु का मतलब क्या होता है, दुष्ट। अब दुष्ट तो सब में है, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये गलत लिखे हुए हैं, बाकी सब में दुष्ट है। और असाध्य का मतलब क्या होता है, जिसे किया नहीं जा सकता है, या आप कठिन कह सकते हो। तो यहां पे क्या बोलेंगे, कठिन और दुष्ट की बात कर रहा है। कठिन और दुष्ट, आसान और दुष्ट नहीं होगा, कठिन और दुष्ट होगा। डी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखोगे, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्न में से कौन सा युग्म सही है बताइएगा। जरा कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। पिछली बार आपने देखा होगा जो आपका कांस्टेबल वाला पेपर बना था, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो डीएसएसबी से उठाए गए थे। क्या ये किसी ने आपको बताया है, नहीं बताया होगा किसी ने भी। हिंदी के कुछ क्वेश्चन आपके डीएसएसबी से उठाए गए थे, जो आपका डीएसएसबी हिंदी आता है ना, वहां से कुछ उठाए गए थे क्वेश्चन, सीधा रखे गए थे आपके 17-18 फरवरी को, लेकिन किसी ने नहीं बताया होगा आपको, क्योंकि किसी ने एनालिसिस किया ही नहीं। ये आपका डीएसएसबी का क्वेश्चन है। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण
बेशक, आपने कहा बेशक वह ईमानदार है, ये क्या हो गया, निश्चितता आप बता रहे हैं। कालवाचक, समयवाचक क्रिया विशेषण मतलब कालवाचक। राम के पीछे श्याम आया, मतलब पीछे मतलब बाद, समयवाचक हो गया। स्थिति बोधक की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं राम मिल ही जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति की बात कर रहा है। परिमाणवाचक में सर्वत्र नहीं आता, सर्वत्र आता है स्थानवाचक में। स्थानवाचक, सर्वत्र मतलब सभी जगह, परिमाणवाचक नहीं होगा। आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं पूछा गया। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है? इसमें से कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है। तो सरोजनी कैसे लिखेंगे, बोलो सर सरोजनी, जल्दी से कमेंट करो आप लोग, सरोजनी ऐसे लिखेंगे। चलो आप लोग बताओ, फिर मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं, जल्दी जल्दी बताओ। आदर्श पांडे जी, वन मैन आर्मी भाई साहब, अंशिका तिवारी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आदर्श, जल्दी जल्दी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दो, कमेंट की स्पीड बढ़ाओ, क्वेश्चन की स्पीड अपने आप बढ़ेगी। तो रचयित्री कैसे लिखेंगे, ऐसे, रचयित्री जैसे कवित्री लिखा जाता है, ऐसे रचयित्री लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है द्रष्टव्य लिखना है, तो ऐसे दृष्टव्य, दृष्टव्य ऐसे लिखेंगे, दृष्टव्य। दृष्टा लिखना है तो अलग तरीके से लिखेंगे, तब ऐसे लिखेंगे। गृहिणी आपका सही लिखा हुआ है, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, असंगत सामासिक युग्म का चयन करें, जो असंगत है वो बताना है। एकदम आसान है, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोले सर भक्ष्य, भक्ष्य या अभक्ष्य, भक्ष्य या अभक्ष्य। अभक्ष्य का मतलब खाने योग्य, भक्ष्य का मतलब खाने योग्य, भक्ष्य का मतलब खाने योग्य नहीं। नव युवक, युवक है जो नव, कर्मधारय समाज सही है, यहाँ द्वंद्व समाज सही है। रुद्रप्रिया, रुद्रप्रिया किसको बोला जाता है, बोले सर पार्वती जी को कहा जाता है। रुद्र की जो प्रिय है अर्थात पार्वती जी, बहुव्रीहि समाज सही है। बचा कौन सा, यथा विधि में तत्पुरुष समास नहीं होता है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कैसे पहचाना साहब, आप लोग भी पहचान गए होंगे, यहाँ पे अव्यय लगा हुआ है यथा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा बताएंगे, जल्दी से कमेंट करो भैया। रीत्य अनुसार है, शेष साई है, मातृभूमि है, अर्थ छठा है, इसमें से शुद्ध कौन सा है बताइएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे स्पीड में, जितनी स्पीड है बता। सर कमेंट ही नहीं देखते हो, अच्छा कमेंटे पढ़ते रहे हम तुम्हारे, फिर क्लास हो गई। बड़ी समस्याएं हैं यार। मैं जा रहा हूं पहाड़ पे, ठीक है, अब मैं जा रहा हूं संन्यास लेने, पहाड़ पे जा रहा हूं, अगर किसी को चलना है मेरे साथ आ सकता है। कहां शुद्ध पूछा है भैया, यहां शुद्ध की बात कर रहा है, यहां असंगत की बात कर रहा था, यहां शब्द अशुद्ध था। अच्छा हाँ यार सही कह रहे हो, रचित्री तो मैंने भी वैसे ही लिखा है। द्रष्टव्य, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य ऐसे लिखा जाता है, दृष्टव्य, द्रष्टव्य। अच्छा गृहिणी सही है, रचित्री सही, सरोजनी गलत लिखा हुआ है। ए वाला आंसर करिएगा, ठीक है, ए वाला, बाकी सही है, मैंने देखा ही नहीं। रचित्री ऐसे ही मैंने लिखा है, ये देखा ही नहीं, आज मुझे क्या हो गया पता नहीं। गृहिणी आपका सही है, द्रष्टव्य भी सही है। बचा कौन सा, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्या कह रहा है, रीत्य अनुसार कैसे लिखेंगे, शेष साई कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर शेष साई हो जाएगा, शेष साई, शेष की सैया पे सोने वाले शेष साई, ठीक है। उसके बाद कह रहा मातृभूमि, तो मातृभूमि कैसे लिखेंगे, बोलो सर मातृभूमि ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया, कहेंगे सर ये मातृभूमि हो गया, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को, एक बार बताओ भैया, हाँ बिल्कुल सही। चलिए उसके बाद कह रहा है अर्थ छटा नहीं होगा, अर्थ दृष्टा लिखा था यहाँ पे, तो अर्थ दृष्टा, दृष्टा। बचा कौन सा, रीति अनुसार सही लिखा हुआ है, रीति धन अनुसार होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर रीति प्लस अनुसार, रीति अनुसार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बोलने में बहुत चतुर हो उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। जो बोलने में बहुत चतुर हो उसे क्या बोलेंगे, पागजाल बोलेंगे, वाकपट्टु बोलेंगे, अतिशयोक्ति बोलेंगे, या बातूनी बोलेंगे। तो अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, जो बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए, तो जो बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर क्या कहते हैं आपका, अतिशयोक्ति कहा जाता है। और जो बोलने में बहुत चतुर हो उसे वाकपट्टु बोलते हैं, और जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, उसे भैया वाचाल कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पागजाल किसे कहते हैं, वागजाल होता है, यहाँ पे वागजाल लिखा है, जो घुमा फिरा कर बात करता है। क्या बोलेंगे, जो घुमा फिरा कर, जो घुमा फिरा कर बात करता है, बात करता है, उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर उसे
वागजाल कहा जाता है। अगला कह रहा किरा किस विकल्प में, ये थोड़ा सा वर्तनी गलत आई है, किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है, इसमें से कौन सा गलत है बताना है। मुनि श्रेष्ठ मुनि है जो श्रेष्ठ कर्मधारय समास जिस तरह से विग्रह है। 63 लिखा हुआ है, देखो वर्तनी गलत करी है खूब। 63 3 और 60 यहां क्या हो जाएगा बोलो सर, द्वंद्व समास। उसके बाद क्या कह रहा है भैया, पंचपात्र अर्थात 5 पात्रों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। कह रहा है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति होती है, देश के लिए भक्ति अर्थात यहां पे हो जाएगा संप्रदान होना चाहिए, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए बोलो सर, यहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष होना चाहिए, संप्रदान तत्पुरुष लिख देता हूं, संप्रदान तत्पुरुष होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ अगला कह रहा किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है बताइएगा। तो अर्णव है, उदध है, नदी से, ये किसका है, समुद्र का। धनुष, कोदंड, तरगा, अत्रिज है, अमीकर है, औषधीस है, रजनी है, यामिनी है, त्रियामा है। तो इसका तो मुझे पता है रात का पर्यायवाची होता है। अब बचे आपके सामने दो, धनुष, कोदंड और तरगा, अत्रिज और अमिकर और औषधीस, इसमें से कौन सा सही होगा ये आप लोग बताइएगा। अब कौन कौन ये कह रहा है, हाँ ये कौन कौन कह रहा है भैया कि बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, वैसे आसान है। अब समझिए, अत्रिज, अमिकर और औषधीस जानते हो किसे कहा जाता है? सच बताऊं तो चंद्रमा को कहा जाता है। किसको किसको पता था बताइएगा। यहां पे तरगा गलत लिखा हुआ है, धनुष कोदंड सही है, बी वाला आंसर होगा, यही गलत है, बाकी सारे सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प बताएंगे, कौन सा होगा। नचना करने की, क्या लिखा है यार, नचना करने की इच्छा से शिक्षा, कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा, ये तो सही है, ठीक है। और यहां पे कह रहा है विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, बहुत वर्तनी गलत है, तीव्र इच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको भैया जिगीषा बोलते हैं, जिगीषा। और कह रहा बार बार युद्ध करने की इच्छा, युत्सा कहलाती, बोलो सर ये भी सही है। तो आंसर यहां पे क्या होना चाहिए, बोलो सर आंसर यहां पे आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर कौन सा, बोलो सर ऑप्शन नंबर सी वाला। अब यहां देखो वर्तनी इसकी सही करता हूं, ये नचना नहीं लिखा हुआ है, ये असल में रचना लिखा हुआ था, मैं अच्छे से इसको सही करता हूं, लेकिन हमारे टाइपिस्ट साहब जो हैं उन्होंने इसको नचना कर दिया। अब बताओ उनके लिए क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ रचना हो जाएगा। क्लियर सभी को, आगे बढ़ेंगे। किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्यायवाची हैं बताइए। लाओ इसका पोस्टमार्टम करता हूँ। मछली को क्या कहा जाता है, बोलो सर मीन कहा जाता है, मत्स्य बोला जाता है, मकर कहा जाता है, मकर बोलते हैं, झस बोला जाता है, झक बोला जाता है, झक, सफरी कहा जाता है, सफरी, सफरी बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको अंडभव भी कहा जाता है, अंडभव। ये सब किसके हैं, मछली के पर्यायवाची। सैरंद्री, कृष्णा, यज्ञसेनी, ये किसके पर्यायवाची, बोलो सर ये द्रौपदी के पर्यायवाची, द्रौपदी के। उसके बाद कह रहा अली है, सटपद है और चंचरीक है, ये किसके पर्यायवाची, बोलो सर ये भौरा के पर्यायवाची। उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, तलकी, कामध्वज और कटकी, श्वासा, कलत्र और रमणी, श्वसा, कलत्र और रमणी ये किसके हैं, ये पत्नी के पर्यायवाची, पत्नी के। बचा कौन सा, सलकी, कामध्वज और कटकी, ये भी मछली के पर्यायवाची हैं। ये कुछ नए नाम हैं जो आज आप लोग सुन रहे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। तो नए के चक्कर में आज बहुत ही तगड़ा नया आ गया है, ठीक है। आज बहुत कौन कौन है जिसके सिर के ऊपर से जा रहा है बताना। डी वाला हो जाएगा, सलकी बोलते हैं मछली को, कामध्वज बोलते हैं मछली को, कटकी भी मछली को कहा जाता है। बाकी सबका पोस्टमार्टम मैंने कर दिया, ठीक है। आगे आ जाओ। कह रहा है अच्छा खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, भी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आपका चल रहा है, मात्र 287 रुपए का है, आज भर की डेट है। VINAY आपका कूपन कोड है, इसको लगा करके ले लीजिएगा। और डेली 5 बजे मेरी हिंदी की क्लास होती है, 5 PM पे एप्लीकेशन पे, जो ऐप पे आपकी क्लास होती है वो डेली 5 PM पे क्लास होती है, डेली चलती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपकी हिंदी की क्लास रहती है, अगर इसको आपने पढ़ लिया तो 287 रुपए मैं अदा करवा दूंगा, बाकी सारी चीजें आपको समझ लो फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है।
हाँ, तो आज के क्वेश्चन थोड़ा टाइट है, टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है विहंगम दृष्टि का अर्थ। अब एकदम आसान आएंगे, परेशान मत होना, मैं कसम खा के कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन अगर तगड़ा आ जाए तो भैया पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। कह रहा विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा? गहरी नजर, तीखी नजर, मंद नजर या सरसरी नजर। तो आपने देखा होगा कि पक्षी, विहंग का मतलब क्या होता है? विहंगम मतलब पक्षी की बात कर रहा है। पक्षी कैसी नजर से देखता है? सरसरी नजर से देखता है और अपना शिकार कर लेता है, मतलब क्या हो जाएगा? सरसरी नजर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। कह रहा अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है, बताइएगा। एकदम आसान है, आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, इसका मतलब यह हो गया कि भैया तुम हर जगह बांट रहे हो, हमको डांट रहे हो। तलवार का खेत हरा नहीं होता, मतलब लड़ाई झगड़े से जो काम होता है ना, वो बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत दिन तक नहीं चलता है। चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, गरीब के घर के जो मेहमान होते हैं उनका भी आदर सत्कार क्या ही कर पाएंगे। तो यार अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, मतलब तलवार का खेत हरा नहीं हो सकता। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पता चला है आप जहां के रहने वाले हैं और काम कर रहे हैं कहीं और, तो कौन जान पाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। अगला कह रहा है सद्य स्नाता का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एकदम आसान क्वेश्चन है, टफ वफ नहीं है आज। कह रहा जो सदा स्नान करती है, हमेशा स्नान करती, जो सदा नत बनी रहती है, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, तो सद्य मतलब अभी, स्नाता का मतलब स्नान किया हो, तो ऐसी स्त्री जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे सद्य स्नाता कहा जाता है। अब तो सर के ऊपर से थोड़ी जा रहा होगा यार, तोते की तरह आंख फेरना। अब ये भी नहीं कर पाए तब फिर क्या करोगे? फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कभी कभी देखो, हमेशा इजी के चक्कर में भागोगे तो फिर कैसे फाइट करोगे? तो कभी कभी टफ भी पढ़ना चाहिए आपको, समझ रहे हो? तोते की तरह आंख फेरने का मतलब क्या होता है? कहने अरे यार पहले तुम लोग इतने लोग आते थे, पढ़ते थे, अब तो तुम तोते की तरह आंख फेर ली हो, मतलब एकदम पुराने रिश्ते ही भुला दिए हो तुम तो। चलिए, तो क्या बोलेंगे? सिया पांडे केवल पढ़ाई करो, खूब बतियाती हो तुम भी, हम समझ गए। फिर मैं भी यही कहूंगा कि तुम सिया पांडे नहीं हो, तुम साया पांडे हो, कोई और पांडे हो, फिर यही कहूंगा मैं। तो पढ़ाई करो, बहुत बतियाती हो तुम। तो यहाँ पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त के साथ विश्वासघात करना। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, कोई बताएगा? भाषा के शब्द में अपभ्रंश का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, यह आपको बताना है। तो सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में, जितने लोग हैं। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या अपभ्रंश भाषा में साहित्य का सृजन कब से हुआ? साहित्य का सृजन कब से हुआ, कोई बताएगा? अगर कभी भी पूछे कि साहित्य का सृजन कब से हुआ, तो बोले सर 8वीं शताब्दी से। इधर लिख देता हूं, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर 8वीं शताब्दी से क्या लिखा जाने लगा? 8वीं शताब्दी से आपका क्या कहते हैं, ये लिखा जाने लगा, अपभ्रंश लिखा जाने लगा। लेकिन अपभ्रंश भाषा प्रारंभ कब से हो गई थी? तो ये 6ठी शताब्दी से प्रारंभ हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है, कोई बताएगा? अब कबीर कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से शाखा से बिलोंग करते हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा। तो अगर मैं बात करूं भक्ति काल की, तो थोड़ा सा मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हल्का सा शॉर्ट में बताऊंगा। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी बोलो सर? एक आपका सगुण काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा। एक कौन सी बोलो सर? एक सगुण काव्य धारा। दूसरी कौन सी बोलो सर? दूसरी आपकी निर्गुण काव्य धारा। क्लियर है सभी को? सगुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को किसमें? एक को राम भक्ति में, और दूसरे को किसमें? तो बोलो सर दूसरे को कृष्ण भक्ति में, ठीक है। उसके बाद निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा जाता है साहब। एक कौन सी बोलो सर? एक आपकी ज्ञानाश्रयी शाखा में या ज्ञान मार्गी शाखा में, ज्ञानाश्रयी में, और दूसरा कौन सा? ध्यान से समझिएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा। और दूसरी कौन सी बोलो सर? प्रेमाश्रयी शाखा, अच्छा साहब, अब इसको थोड़ा सा और पोस्टमार्टम ले लो। राम भक्ति के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो तुलसी जी हैं, कृष्ण भक्ति के सूर साहब हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर साहब हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा के जायसी साहब हैं। एकदम छोटा सा ब्रीफ कर दिया मैंने। तो ये कबीर भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण काव्य धारा। दिया है क्या? बोलो सर दिया है, डी वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को?
बताएंगे सभी लोग। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बहुत बढ़िया आदर्श। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अभ्यास बोधक कौन सा है, जरा बताइएगा, जिसमें अभ्यास किया जा रहा हो। बाजार जाना चाहिए, क्या स्कूल बंद है, पशुओं को मारना नहीं चाहिए, वीरेंद्र खेला करता है। अभ्यास बोधक कौन सी होगी, जरा बताएंगे सभी लोग, कमेंट करिएगा भैया। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया की बात कर रहा है। ये कौन सी क्रिया है? ये संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, इसमें से कौन सा भेद होगा, जरा बताइएगा। तो बाजार जाना चाहिए आवश्यकता बोधक है। ये जो काम होना चाहिए वो आवश्यकता बोधक हो गया। उसके बाद कह रहा क्या स्कूल बंद है, ठीक है। उसके बाद कह रहा पशुओं को मारना नहीं चाहिए। तो जब नहीं की बात आ जाए कि भैया पशुओं को मारना नहीं चाहिए, ये भी क्या हो गया, आवश्यकता बोधक हो गया। वीरेंद्र खेला करता है, ये कौन सा हो जाएगा, बोल सर ये आपका अभ्यास बोधक हो जाएगा। डी वाला आंसर क्या कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि रसिक रहस्य किसकी रचना है, जरा बताइएगा। चलो जी, साहित्य आ गया, ठोको सभी लोग। जिन्होंने लिखा है, आपको आज बताया भी था मैंने, जिन्होंने लिखा है प्री प्रवास किसकी रचना है, बताइएगा। प्री प्रवास, प्री प्रवास, इनकी एक रचना है जिसका नाम है वैदेही वनवास। इनकी एक रचना है जिसका नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ। कोई बताएगा भैया कौन है ये? अरे इतनी रचनाएं लिखनी, कोई बताएगा ये किसकी रचना है? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अयोध्या सिंह हरिओंध, अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओंध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, आनंद मठ के लेखक कौन है, जरा बताएंगे। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ, इसी में आपका एक जो क्या बोलते हैं उसको, अरे कौन सा आंदोलन हुआ था, सन्यासी विद्रोह आंदोलन, आपने सुना होगा। हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो सन्यासी विद्रोह आंदोलन, विद्रोह आंदोलन, आंदोलन हुआ था हिस्ट्री में, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है? लगभग 1973 क्या बोलते हैं, हाँ 1773, माफ कीजिएगा 1973 नहीं 1773 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह आंदोलन का यहाँ पे जिक्र किया गया। इन्होंने और भी लिखा है, दुर्ग नंदिनी लिखा है, कृष्ण नंदिनी लिखा है, और मृणालिनी लिखा है, कपाल कुंडला लिखा है। ये कौन है? आपने नाम सुना होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब। बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन वो बताएगा जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कई बार मैंने बताया है, 1912 में हिंदू साप्ताहिक पत्रिका में रिलीज हुई थी, और इसका नाम क्या है? बोलो सर इसका नाम ग्राम है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कह रहा कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण कौन सा होगा, बताइएगा। अब देखो प्रश्न की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, मतलब प्रश्न क्या हो गया, विशेष्य हो गया। प्रश्न क्या है भैया, विशेष्य है, और विशेष्य की विशेषता बता रहा है कितने विशेषण। तो कितने क्या हो गया, बोल सर संख्यावाची बात कर रहा है, गिनने की बात कर रहा है, संख्यावाचक हो जाएगा। कितने कह रहा है, आंसर कौन सा बनेगा, बोलो सर बी वाला राइट बनेगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर, जल्दी से बताओ भैया। बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, वर्षा समाप्त हो चुकी है, संयुक्त क्रिया कौन सी होगी, बताइएगा। तो विस्मयादि बोधक, अवकाश बोधक, समाप्ति संयुक्त क्रिया, अच्छा अवकाश बोधक नहीं होगा आपका, विस्मयादि बोधक क्रिया नहीं होती, आरंभ बोधक होती है, अवकाश बोधक होती है, समाप्ति बोधक होती है। कह रहा चुकी है मतलब क्या हो गई, समाप्ति हो गई है क्रिया, तो ये समाप्ति बोधक हो जाएगी। अवकाश बोधक, मोहन पढ़ नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया, ये अवकाश बोधक हो गया। ठीक है। आपने कहा आरंभ बोधक, वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, ये अवकाश बोधक आपकी आरंभ बोधक है। और दो असमान क्रियाओं से मिलकर के बनती है, पढ़ नहीं और पाया, होने लगा। ठीक है, पढ़ और पाया, देखो पढ़ है यहाँ पे और उसके बाद पाया लिखा हुआ, यहाँ होने और लगी दो अलग अलग क्रिया, यहाँ पे हो और चुकी दो अलग अलग क्रिया, संयुक्त क्रिया हो गई। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, किसी ने पूछा भी था। रंगीन होगा तो रंगहीन हो जाएगा। तिमिर का क्या हो जाएगा, आलोक। ए वाला आंसर कर दीजिएगा। आसान है या नहीं है, सच बताना। उसके बाद कह रहा अलंकेश का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा। देखो बादल के पर्यायवाची कुछ आपको याद करने हैं, जैसे एक शब्द आता है बलाहक, याद करिएगा। एक शब्द आता है जीमूत, याद करिएगा। एक शब्द आता है अब्र, याद कर लीजिएगा। एक शब्द आता है अब्द, याद कर लीजिएगा। बस इतने याद करने हैं। बाकी जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं उनको ऐसे लिखने के बाद उनके पीछे दा लगा देना या धर लगा देना, काम खत्म, खल्लास। ठीक है। चपला किसको कहते हैं, चपला भैया बिजली को कहते हैं, बिजली का पर्यायवाची।
कल्पतरु किसे कहा जाता है? बोलो सर ये देव वृक्ष होता है, मंदार बोलते हैं इसको, देव वृक्ष बोलते हैं इसको। देवतरु भी कहा जाता है, देवतरु। सुरतरु भी कहा जाता है, सुरतरु, सुरतरु कहा जाता है। कल्पतरु बोला जाता है, कल्प वृक्ष बोलते हैं, कल्पतरु, कल्पतरु बोला जाता है, कल्पतरु। ठीक है, तो अलंकेश किसका है मैं लिख देता हूं। अलंकेश जो है यक्षराज जी को बोलते हैं। किसको? यक्षराज, जिनको राज राज कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनको राज राज कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। इनको क्या कहा जाता है? बोलो सर इनको किन्नरपति के नाम से जाना जाता है, किन्नरपति। इनको किन्नरेश कहा जाता है, किन्नरेश। इनको धनपति भी कहा जाता है, धनाधिप बोला जाता है, इनको धनाधिप कहा जाता है। और इनको धनद के नाम से भी जाना जाता है। पहले लंका इनके पास थी, फिर उसने छीन ली रावण ने, इसलिए इनको लंकेश कहा जाता है। सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये सब किसके हैं? तो ये सब के सब कुबेर के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। किसके पर्यायवाची? बोलो सर कुबेर के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संश्लेषण का विलोम क्या होगा? श्लेषण होगा, विश्लेषण विश्लेष होगा, या विश्लेषण होगा, या श्लेषार्थ होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताओ जरा, देखता हूं मैं। सभी लोग बता दो यार। 6 दूनी 12, 120 मिनट, मतलब अभी 30 मिनट और क्लास है, 30 मिनट और क्लास, आधे घंटे और क्लास है। तो यहाँ पे संश्लेषण का विश्लेषण हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है? बताएगा। जहां क्या हो? जड़ पर चेतन का आरोप हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? इसकी परिभाषा मैं बताता हूं आपको। परिभाषा यह है कि जहां पे निर्जीव चीजों में, जड़ का मतलब निर्जीव हो गया, जहां पे निर्जीव चीजों में मानव के क्रियाकलापों को रोपित किया जाता है। ये निर्जीव है, निर्जीव में क्या किया जाता है? चेतन का आरोप हो। चेतन मतलब मानव के गुण, मानव के गुण या मानव के क्रियाकलाप को आरोपित किया जाता है, वहां पे क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है कि फूल खसे कलियां मुस्काई, ऐसे करके। ठीक है, और माली आवत देख के कलियन करी पुकार, कि फूले फूले चुन लियो अब हमारी बार। ठीक है, सागर के ऊपर नाच नाच लहरें करती है मधुर गान। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा ऊंचा हो जिसका मन, इस में कौन सा अलंकार होगा? बताओ भैया सभी जन, बताओ भैया सभी जन। मुस्कान राजपूत जी, आदर्श पांडे, सिया और विद्या धाकड़ भाई साहब, अखिलेश सिंह जी, कीर्ति तिवारी जी। कमेंट रो रहे हैं आपके, पता है आपको? आपके कमेंट रो रहे हैं बहुत स्लोली स्लोली यार। अब मैं आप ही के आंसर लेता रहूंगा, सच बता रहा हूँ। क्या बोलेंगे? जहां पे आ जाए सा से सी समान सदरस, वहां कौन सा होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, इसमें मैं बता चुका हूं। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? बताएगा। आयु, अभिमान है, आयु है, अधिक है, अर्थ है, बताएंगे सभी लोग, बताएगा। देखिए अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब धन होता है। अर्थ किसे कहा जाता है? विभूति को बोलते हैं, विभूति। अर्थ का मतलब क्या होता है? मतलब भी होता है, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अर्थ शब्द है ये कैसा है? अनेकार्थी शब्द है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? बताएंगे। शुद्ध वर्तनी वाला सदरस कैसे लिखा जाएगा? तो कहेंगे सर सदरस ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा हुआ है सदरस। देखो कहां पे आंसर करके बताओ। अब तो बता दो, आंसर इजी हो गया। हर हर महादेव। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सदरस ऐसे लिखा जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इन वाक्यों में किसमें करण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? बताएगा। करण कारक की विभक्ति क्या होती है? या तो से विभक्ति होगी, देखिएगा, या फिर के द्वारा विभक्ति होगी। और क्रिया जो है, मतलब इसमें क्रिया के लिए साधन का प्रयोग हो रहा होगा। जहां साधन का प्रयोग हो रहा है करण कारक होगा। लड़की घर से निकलने लगी, तो लड़की घर से निकल रही है मतलब अलग हो रही है। जब लड़की घर से अलग हो रही है तो क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ से नदियां निकली, पहाड़ से नदियां निकल रही है, यहां भी क्या होगा? अपादान होगा। बंदर पेड़ पर रहता है, कहां रहता है? पेड़ पर रहता है, यहां कौन सा हो जाएगा? बोलो सर अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण। बचा कौन सा साहब? बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, मैं कलम से लिखता हूं। पेंसिल यहां पे क्या है? बोलो सर साधन का काम कर रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपना कार्य स्वयं करें, इसमें कार्य कारक कौन सा होगा? अपना कार्य स्वयं करें, आप यहाँ पे करता है, ना विभक्ति लगी हुई है, कार्य लिखा हुआ है। कार्य के साथ ना का क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है, अर्थात यहाँ कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ। अगला कह रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? बताइएगा। तो सदा एक वचन के लिए मैंने आपको बताया है, हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं सदैव एक वचन में आएंगी। उसके बाद क्या बोलेंगे? जितनी भी आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञा वो किस में आएंगी? तो भाववाचक संज्ञा भी सदैव एक वचन में आएंगी।
उसके बाद जैसे शब्द आता है आपका जनता हो गया, सहायता हो गया, सहायता हो गया, और क्या बोलेंगे वर्षा है, वर्षा हो गया, ठीक है ना, आप क्या बोलते हैं अग्नि हो गया, अग्नि, भीड़ है, भीड़, ऐसे शब्द आ जाएं तो क्या बोलेंगे हमेशा एक वचन में होते हैं। होश, लोग, प्राण, बाल, हस्ताक्षर। अब देखिए होश हो गया, प्राण हो गए और हस्ताक्षर हो गए। अगर मैं इन तीन की बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके सदैव बहुवचन वाले। कैसे हैं, सदैव बहुवचन वाले, बहुवचन, ठीक है। ये सदैव एक वचन में आएगा, जनता किस में आएगा, सदैव एक वचन में, सदैव एक वचन, ठीक है। उसके बाद ताश और जनता, ये भी सदैव एक वचन। आंसर कौन सा होगा, और सर डी वाला हो जाएगा। क्यों पूछा, क्योंकि भैया ये क्या पूछा है, सदा एक वचन पूछा है, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो रहा था, रही थी, रहे थे, जहां भी आ जाए क्या होता है बताइएगा। अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल की बात करें तो केवल क्रिया आएगी, क्रिया के बाद कोई सहायक क्रिया वगैरह नहीं होगी। सामान्य भविष्य काल, आएंगे जाएंगे खाएंगे ऐस करेंगे और क्या। अपूर्ण भूतकाल की बात करें तो ऐसे आ जाएगा, रहा था, रही थी, अभी आपको बता भी चुका हूं मैं, या फिर आ जाएगा रहे थे, ठीक है ना, ऐसे शब्द मिलेंगे। या फिर आपको मिल जाएगा ता था, या फिर आपको मिल जाएगा ती थी, या फिर आपको मिल जाएगा ते थे, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो कह रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपका अपूर्ण अच्छा माफ कीजिएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट होगा। अपूर्ण वर्तमान काल की बात करें तो क्या बनेगा आपका, रहा है बन जाएगा, रही है बन जाएगा, रही है, या फिर रहे हैं बन जाएगा, रहे हैं, ठीक है। या फिर आपका बन जाएगा क्या, रहा हूं बन सकता है, रहा हूं, या फिर आपका रही हूं बन सकता है, रही हूं, या फिर आपका रहे हैं बन सकता है, ठीक है, ये आपका बन सकता है। तो अपूर्ण भूत वर्तमान काल हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पंचानन में कौन सा समास होगा बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे, पांच हैं आनंद जिनके, पांच हैं आनंद, आनंद का मतलब क्या होता है, आनंद का मतलब होता है मुख, जिनके, जिनके, अर्थात कौन, तो आपने कहा जैसे ही अर्थात, अर्थात कौन, तो बोलो सर अर्थात शिव जी को भी पंचानन कहा जाता है। सिंह जो होता है उसको भी पंचानन कहते हैं, जो सिंह होता है उसको भी क्या बोलेंगे, कहेंगे सर सिंह को भी पंचानन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा समास बन जाएगा, बोलो सर यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास बन जाएगा, याद रखिएगा क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस विकल्प में वर्तनी व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है, आपको ये बताना। तो वह अयोध्या से वापस लौट आया, हमेशा याद रखना वापस और लौटना एक ही अर्थ रखता है, इसलिए वापस के साथ कभी भी लौट नहीं आएगा, वह अयोध्या से लौट आया ये कह देंगे। 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं। देखो शताब्दी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, शताब्दी कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर शताब्दी ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे, बोलो सर शताब्दी लिखना है आपको, तो शताब्दी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कह रहा दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं था। रमेश को हर कोई जानता है, सब कोई नहीं होगा, रमेश को सभी जानते हैं, रमेश को सभी जानते हैं, ये हो जाएगा। सही कौन सा है, बोलो सर सही आपका सी वाला राइट हो जाएगा, बाकी ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत हो गया। क्लियर, कहां पे गलती वो भी बता दिया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य को दर्शाता है। तो भाववाच्य कौन सा होगा, भाववाच्य की कंडीशन मैंने आपको बताई है, एक बार फिर बता देता हूं। हमेशा याद रखिएगा अगर आप भाववाच्य की बात करते हो तो भाववाच्य की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कौन सी, पहली कंडीशन होती है कर्ता के साथ में क्या होगा, कर्ता के साथ में या तो से विभक्ति होगी या फिर के द्वारा विभक्ति होगी, और हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, मतलब कर्म नहीं होगा, क्रिया वाक्य में कर्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये होती है कि अकर्मक क्रिया होगी और कुछ नहीं होगा, कर्ता वगैरह नहीं होगा, अकर्मक क्रिया होगी केवल, मतलब कर्म भी नहीं होगा। तो नानी द्वारा कहानी सुनाएगी, नानी करता है, यहाँ पे द्वारा विभक्ति लगी, कहानी कर्म है, ये कौन सा हो जाएगा, ये देखो कर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे द्वारा विभक्ति लगी, ये कौन सा हो जाएगा, बोलो सर ये आपका कर्म, कर्मवाच्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रवि बात करता है, रवि देखो करता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मैं पुस्तक का विमोचन करता हूं, मैं देखो करता है यहाँ पे, इसके साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है, कर्तृवाच्य हो गया। मुझसे खाया नहीं जाता, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो खाना सकर्मक क्रिया है लेकिन यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपका भाववाच्य हो गया, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीला आई और अंधे को सहारा दिया, इस वाक्य में वाक्य का भेद कौन सा होगा बताइएगा। तो पहले शीला आने का काम कर रही है, उसके बाद क्या कर रही है, अंधे को सहारा दे रही है। तो जब दो उपवाक्यों के बीच में कोई योजक शब्द जोड़ता है, दो उपवाक्यों को कोई योजक शब्द जोड़ता है तो वहां संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में मैंने आपको बताया है दो संज्ञाओं दो क्रियाओं के बीच में और आ जाएगा,
दो वाक्यों के बीच में, उपवाक्यों के बीच में, इसलिए आ जाएगा, किंतु आ जाएगा, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। किंतु हो गया, परंतु हो गया, अथवा हो गया, अथवा हो गया, तथा हो गया, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अगर जब मिश्र वाक्य पहचानना हो तब क्या होगा, तब यहाँ पे ऐसे शब्द मिलेगा, या तो छोटी की मिलेगी, या फिर क्योंकि एक मिल जाएगा, क्योंकि लगा होगा, या फिर ऐसे जैसा वैसा, ठीक है ना, जैसा वैसा, ऐसे शब्द मिलेंगे, जैसा वैसा, जब तब, ऐसे शब्द मिलेंगे, जब तब, जब करोगे तब आऊंगा, तो तब ऐसे जब तब मिलेंगे, जहां तहां ऐसे, जहां वहां ऐसे मिल जाएंगे। कह रहा है किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, जिसमें अशुद्ध है वो बताएगा। ईश्वर अंतर्यामी है, उज्जवल चांदनी में सैर कर आनंद आता है, उज्जवल चांदनी में सैर कर आनंद आता है, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, विद्यार्थी की स्वावलंबी होना चाहिए। अशुद्धि की बात कर रहा है, वर्तनी की अशुद्धि, यहां देखो कारक की अशुद्धि है, विद्यार्थी को स्वावलंबी होना चाहिए, तो यहां कौन सी अशुद्धि है, यहां पे कारक संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर अंतर्यामी है। उज्जवल देखो वर्तनी गलत लिखी हुई है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उज्जवल, चूंकि वर्तनी की बात कर रहा है इसलिए आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। इसमें वर्तनी नहीं, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, इसमें से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा, निर्देशक, लाघव, उपदेशक या विवरण। चलिए आंसर बताएगा, एकदम आसान है, अब तो नहीं कहोगे ये टफ है, बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। आशीष आ गया फिर से, अच्छा, तो निर्देशक होता है, लाघव होता है, लाघव इसको ऐसे, लाघव ऐसे लगता है, जैसे आपने कहा डॉक्टर लिखना था, आपने लिख दिया डॉक ऐसे करके, ये लाघव हो गया, ये जो चिन्ह लगा ये इसको लाघव बोलते हैं, इसको लाघव बोलते हैं, ठीक है। विवरण चिन्ह भी आपका होता है, लेकिन उपदेशक चिन्ह नहीं होता है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 होते हैं चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो आशीष दूसरा है, वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि क्या होगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं कर्म की, तो कर्म अगर सजीव है, क्या बोलेंगे, अगर कर्म सजीव है तो फिर हमेशा को विभक्ति लगेगी, ठीक है। और अगर कर्म कैसा है, निर्जीव है, निर्जीव, तब फिर को विभक्ति नहीं लगेगी। ये जो को विभक्ति है ना, ये नहीं लगेगी, याद रखिएगा, ठीक है, ये को विभक्ति नहीं लगेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर, राम वह आम खा रहा है, यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे आपका कारक संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा पवन चक्की में कौन सा समास होगा, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी बता दो, पवन चक्की में कौन सा समास होगा। सभी आंसर करेंगे, रवि सिंह जी, यतीश कुमार जी, सिया पांडे जी, विद्या ठाकर भारतपुर और आतिश कुशवाहा जी, एजी मेड्डी भाई साहब हैं, यतीश कुमार जी हैं, यतेश कुमार जी, अनवी मौर्य जी, आर्टिस्ट आदर्श, सचिन, बी आ रहा है, कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं। क्या बोलेंगे, पवन द्वारा चलने वाली चक्की को क्या कहा जाता है, उस चक्की को पवन चक्की कहा जाता है। द्वारा विभक्ति आ रही है यहाँ पे, करण तत्पुरुष होना चाहिए, आंसर कौन सा होगा, और सर तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट है। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है, जरा बताएगा। दंतव्य, KTM 2 सभी को याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लेना, KTM 2, ठीक है। उसके बाद कचट तप जरूर याद कर लेना, कचट तप, क्या बोलेंगे, कचट और उसके बाद तप, कचट और कचट और उसके बाद तप याद कर लेना, ठीक है, कचट तप, ये आपके वर्ग हो गए, ये आपके स्थान हो गए। तलब, दंत कौन सा है, डी फॉर दंत, तावर्ग है, देखो कहीं पे है, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, आसानी से निकाल दिया। कह रहा लोटा डोरी में कौन सा समास होगा, जरा बताएंगे, कमेंट करिएगा सभी लोग। लोटा डोरी में कौन सा समास होगा, अखिलेश जी, रवि जी, आतिश जी, ठाकुर भाई साहब, मथुरा प्रसाद जी, ठाकुर भदौरिया और शिखा पटेल जी, शोभा रानी जी, मुस्कान राजपूत, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। हाँ आदर्श जी आप भी आंसर बता दो, रजनी जी को बाद में धन्यवाद बोलना, ठीक है। लोटा डोरी में कौन सा समास होगा, अगला नंबर सिया पांडे का है, टेंशन मत लेना। लोटा डोरी में कौन सा समास होगा, लोटा डोरी, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर लोटा, लोटा, अच्छा लोटा के लिए डोरी होगा
या लोटा और डोरी होगा, तो एक दूसरे को समाहित कर रहे हैं, लूटा और डोरी होगा, लोटा और डोरी, ठीक है। समाहार द्वंद्व होगा, समाहार द्वंद्व, ठीक है, समाहार द्वंद्व हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए वाला आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा बताइएगा। देखिए इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोल सर यहाँ से अति निकलेगा, और उसके बाद क्या आएगा कैंसर, उसके बाद उत्तम आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा, बोल सर नहीं आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, चय आ जाएगा। इसका विग्रह करेंगे क्या निकलेगा, बोले सर उत निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, बोले सर लास निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोले सर सम निकलेगा, सम, और उसके बाद गम निकलेगा। पहले सम निकलेगा फिर गम निकलेगा, तो अनुसार को उतार करके मां लिख देना, ये बताया था मैंने। अच्छा साहब, इन दोनों में कौन सी संधि है, इन दोनों में आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें कौन सा है, तो बोलो सर इसमें आपका विसर्ग संधि का योग है, विसर्ग संधि। और यहाँ पे कौन सी है, तो बोलो सर यहाँ पे आपकी यण स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा। कौन सी है, बोलो सर यहाँ पे आपकी यण स्वर संधि है। क्वेश्चन क्या पूछा है भैया, क्वेश्चन पूछा स्वर संधि कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा, आप लोग बताएगा। तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि समास है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भैया सभी लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो। कुलदीप बाल कम है इसलिए कैप पहने हैं, और ये कैप हमेशा से पहने हैं मेरे भाई, तो वो आदत पड़ गई है, अब निकालूंगा तो नहीं मैं, अब ये लगी रहेगी, ठीक है, ये जन्मजात हो गई है। बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। और कुलदीप को ये क्वेश्चन पता नहीं मैंने कितनी बार बताया होगा, आत्मा की विशेषता क्या बता रहा है, महान है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को राइट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि भैया निराभिमानी शब्द में मूल शब्द क्या होगा, निराभिमानी शब्द में मूल शब्द क्या होगा बताएगा। मूल शब्द की बात कर रहा है, उपसर्ग की बात नहीं कर रहा है, तो यहां समझिएगा। चलिए आप लोग बताएंगे, सभी लोग कमेंट करिएगा, मैं भी देखूं आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया। बहुत बढ़िया, वर्षा सैनी जी राधे राधे, स्वागत है। हाँ, सचिन शर्मा जी हैं, निशा जी हैं, कीर्ति जी हैं, सभी का आंसर भी कर दो साथ में। हाँ, वर्षा सैनी जी आंसर भी करिएगा, राधे राधे, स्वागत है, अभिनंदन है, बिल्कुल राधे राधे हो गया। अब आंसर भी करते रहिए सभी लोग। अब देखिए इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोल सर निर निकलेगा, हलंत लगाएंगे, अभी निकलेगा, और उसके बाद क्या निकलेगा, मान निकलेगा, और उसके बाद क्या निकलेगा, ई निकलेगा, ठीक है। समझिएगा इसको, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके उपसर्ग हैं। ये क्या है, ये आपका मूल शब्द है। ये क्या है, बोलो सर ये आपका प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो एक से अधिक उपसर्ग हैं, मूल शब्द आपका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर, हाय हाय, सबका अभिमान आया है, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया तुमने मेरे दोस्त। हाँ चलिए, निरभिमानी, मान, अभी वैसे अभी उपसर्ग लगा है, ठीक है, इसका अभिमान भी कर सकते हैं मूल शब्द, लेकिन मेरे हिसाब से मूल शब्द जो होना चाहिए मान होना चाहिए, यहाँ पे मान मूल शब्द होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। वैसे हो सकता है अभिमान भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर ए वाला करिएगा आप लोग। हाँ, आगे देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। जो युग्म गलत है बताइएगा। अब कह रहा सुंदर प्लस था सुंदरता, सही है यार। कठिन प्लस आई कठिनाई, ये भी सही है। उसके बाद 5 प्लस पांचवा, ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत हो गया। पहले बच्चा था, उसके बाद इसमें पन जोड़ा गया, तब ये क्या बनेगा, बचपन बनेगा। अर्थात आंसर आपका सी वाला राइट होगा, यही गलत है। आगे देखिएगा, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं आप, निर्धन अभिमान, अभिमान प्लस ई, ठीक है। तो यहां पे मूल शब्द ये भी आपका बन सकता है, अमान भी मूल शब्द है, ये भी आपका यहाँ पे मूल शब्द बन रहा है। वैसे मान जो है मूल शब्द है, अभी उपसर्ग लगा करके अभिमान बनता है, तो यही वाला करिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करिएगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि मान यहाँ पे मूल शब्द है, अभी उपसर्ग लगा है और निर उपसर्ग लगा है, ठीक है, 2 उपसर्ग लगे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे,
अगला क्वेश्चन कह रहा है देव प्लस ऐश्वर्यम। अब देखिए यहां से क्या निकालेंगे, यहां से आ निकलेगा और यहां से ए निकलेगा, दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, बोलो सर ए ही बनेगा, अर्थात दो मात्राएं बनेगी। तो ये ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवैश्वर्यम हो जाएगा। ऐसे आपका वृद्धि संधि है, ध्यान रखेंगे कौन सी संधि है, संधि है बोलो सर वृद्धि संधि का उदाहरण है। देखो ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है देवैश्वर्य, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ऐसे हलंत के साथ, देखो कहीं पे लिखा है, बोलो सर यही वाला दिख रहा है आपको, तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर? हाँ आगे बढ़ेंगे। हाँ वर्षा सैनी पूछो क्या है, कल भी तुम्हारा एक कमेंट रह गया था, पूछिए पूछिए फिर से एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब वर्षा सैनी का आंसर क्वेश्चन ले लूं पहले, बताओ बताओ जल्दी वर्षा बताओ। हाँ वर्षा आंसर लिखो, क्या पूछ रही, तद्भव शब्द इसमें से कौन सा क्या बताइएगा। जैसी वर्षा का कमेंट आया रोक देना वहां पे, ठीक है। हस्त को क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, अभी चलने दो, जैसी वर्षा का कमेंट आया रोक देना। हस्ती को किसे कहते हैं, हाथी को कहते हैं। वर्षा कमेंट करो जल्दी से। हीरक किसका है, बोलो सर हीरा का तत्सम है आपका। बचा कौन सा, हींग। हींग क्या है, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर हिंग होता है, हिंग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अनुभाव की श्रेणी में नहीं आता है। अब अनुभाव कौन सा नहीं है जरा बताइएगा, जो अनुभाव की श्रेणी में नहीं आता है। तो अनुभाव इसमें आपके भैया अनुभाव को क्या बोलते हैं सर, अनुभाव ये शारीरिक चेष्टाएं हैं, ठीक है। पहली ये चार प्रकार की होती है, याद रखिएगा चार होती। पहली कौन सी, बोलो सर कायिक होती, जानबूझकर की गई हरकत या चेष्टा। उसके बाद दूसरी कौन सी होती, बोलो सर दूसरी आपकी वाचिक होती है, जो अपने आप सात्विक होती है, जो अपने आप हो जाती है, सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव के 8 भेद होते हैं, ठीक है, 8 भेद होते हैं। उसके बाद तीसरा कौन सा आता है, बोलो सर तीसरा आपका वाचिक होता है, वाचिक या मानसिक बोलते हैं। चौथा कौन सा होता है, बोलो सर आहार्य होता है। क्या होता है कहेंगे सर, आहार्य होता है, याद रखिएगा। अब जो अनुभव जो आपका सात्विक अनुभव है, कौन सा, बोलो सर जो आपका सात्विक अनुभव है, सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव के कितने भेद होते हैं, बोलो सर सात्विक अनुभव के 8 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, सभी लोग याद रखेंगे, जितने लोग भी हैं ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या बोलेंगे, कहेंगे सर पहला होता है जिसको हम स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ मतलब एकदम खंबे के समान खड़े हो जाना, स्तंभ कहलाता है। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है, बोलो सर दूसरा आपका रोमांच भी होता है, रोमांच, रोमांच भी बोल देंगे, ठीक है ना, रोमांच। उसके बाद क्या कहेंगे भाई, असुर भी आता है। तीसरा कौन सा, बोलो सर तीसरा आपका असुर भी होता है, ये भी याद रखिएगा। असुर के बाद आपका क्या बोलेंगे, ये विवरणता भी आ जाता है। चौथा क्या कहेंगे, कहेंगे सर विवरणता भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे निंद्रा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो गया। लेकिन अभी यही नहीं, अभी थोड़ा सा और समझ लीजिए। उसके बाद क्या बोलेंगे, कहेंगे सर स्वेद होता है, कंपन होता है, स्वेद भी होता है। और उसके बाद छठवां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर छठवां आपका कंपन भी होता है। अच्छा कंपन के बाद फिर स्वरभंग भी होता है, सातवां स्वर भंग हो जाता है आपका। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर स्वर क्या होता है, कहेंगे सर स्वर भंग हो जाता है। स्वर भंग के बाद आपका 8वां आता है, 8वें को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर प्रलय भी होता है, प्रलय। तो ऑप्शन नंबर ए निद्रा नहीं होता, बाकी सारी होता है। और यहाँ क्या पूछा, यहाँ नहीं पूछा। क्लियर हुआ सभी को। चलिए हाँ गुरुजी, पीएफ के एग्जाम में साइंस में ज्यादातर किस तरह के ऑप्शन आते हैं। वर्षा सैनी ये क्लास कौन सी चल रही है, वर्षा सैनी फिर मैं बता दूं, ये आपको हिंदी की क्लास चल रही है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, हिंदी की क्लास चल रही है। हिंदी में आप साइंस पूछ रही हो, हिंदी में आप साइंस पूछ रही हो। गुरुजी पुलिस एग्जाम की डेट आ गई क्या, हाय हाय वर्षा जी बड़ी सीधी हैं आप तो, आपको अभी तक पता ही नहीं है। आप यूट्यूब पे रहती नहीं है इसका मतलब, वर्षा जी अभी नहीं आई है, जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा। बड़े यूट्यूब पे सर्च करती रहिए। हाँ और वर्षा जी बताइए, कुछ और पूछना है। चलिए वह निश्चय के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा, वह के निश्चय, वह क्या है, निश्चयवाचक है, इसका अपादान। तो उससे उसके लिए देखो के लिए आ गया, ये संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान। उसके बाद किसको, तो किस, और ये अनिश्चय अनिश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक कर्म कारक। क्या बोलेंगे कहेंगे सर ये अनिश्चयवाचक कर्म हो गया, अनिश्चयवाचक कर्म कारक हो गया, ठीक है, कर्म कारक। उसके बाद कह रहा है उसको, तो उसको ये क्या हो गया, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष कर्म कारक।
कर्म कारक, उससे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस और उसके बाद से अपादान कारक। चलिए, कह रहा निम्नलिखित वाक्य का रस बताइए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कह रहा भैया प्रभु जी तुम चंदन हम हैं पानी, तो यहां पे कौन सा रस होगा? भगवान ईश्वर को चंदन बता रहा है, ठीक है, ओ सॉरी ईश्वर को हाँ चंदन बता रहा है, अपने आप को पानी बता रहे हैं भाई साहब। तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ये इसमें भक्ति रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। बी वाला याद रखेगा, जिसमें भगवत भक्ति होती है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखो, धाये धाम सब काम त्यागी, पंक्तियों में कौन सा छंद है बताएगा। छंद बता दो भैया कौन सा होगा। सोरठा छंद में ये दोहे का ठीक उल्टा होता है, 11 11 प्लस 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सम चरण है ये, और ये आपका विषम चरण है, और ये क्या होता है? विषम चरण। ये दोहे का उल्टा होता है, दोहा का उल्टा छंद है। ठीक है, छप्पे में ये आपका विषम मात्रिक छंद है। कैसा है? विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। ठीक है, ये दो से मिलकर के बनता है, रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बनता है। फिर उसके बाद है दोहा, 13 13 प्लस 11 11 मात्राएं होती हैं, और उसके बाद चौपाई है, 16 मात्राएं होती हैं। मुझे भी नहीं पता कौन सा, और पढ़ लेते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11 11 1 12 12 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं। 16 मात्राएं हैं तो कौन सा होगा भैया? चौपाई होगा, जिसके हर एक चरण में 16 मात्राएं हैं। गुरुजी आप हमारी मजाक नहीं, हमारा मजाक होता है। मैंने आपसे पूछा है तो अरे तुम कल भी पूछ रही थी। ठीक है, इतने दिन से मैं 8 साल हो गए पढ़ाते हुए बच्चे। वर्षा सैनी, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी उनका समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुखमौन है, सोचता है अन्य सुखिया कौन है। कमेंट करके बताइएगा, आपके पापा के उम्र के हैं हम। नाक का मोती अधर की कांति से, ठीक है, और बीज दाढ़ी का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुखमौन है, सोचता है अन्य सुखिया कौन है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो बोलो सर नाक की कांति का जो नाक का मोती, जो नाक का मोती था नीचे लटक रहा था सीता जी का, तो दूर से एक तोता देखता है, कहता है भैया अनार का दाना समझ लेता है। तो जब मोती को अनार का दाना समझ लिया, मतलब मोती में अनार के दाने की भ्रांति हो गई उसे, तो क्या कहेंगे? कहेंगे सर भ्रांतिमान अलंकार होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी वाला याद रखेगा। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सर पर, देख देख दो चोटी, भाग उठा भयमान कर, सिर पर सांपन लोटी। चलिए अगला देखिए।